ठीक है, कोई बात नहीं। क्या? हाँ, अब आज अपन पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, और वहां से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? आज इसको अपन कंप्लीट करेंगे, ये वाला टॉपिक को। समझ में आ गया क्या? हाँ, इसको कर देंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब देखो ये नाम आया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इसमें थोड़े से नाम अटपटे हैं, है ना? तो थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा। समझने की कोई चीज़ नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं इसके अंदर इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है, जैसे ड्रग्स वगैरह के नाम है, तो मैं उनको क्या समझाऊंगा आपको, वो तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा रटने वाला है, थोड़ा बहुत समझने वाला टॉपिक है। और ये यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन 100% आते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, एक छोटा क्वेश्चन मिलेगा आपको। और समझ में आ गया ना एक बार तो भूलोगे नहीं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट नाम है टॉपिक का, इसका मतलब कोई प्राइमरी मेटाबोलाइट भी होता होगा। जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट नाम आया है तो प्राइमरी मेटाबोलाइट भी होता होगा। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, और प्राइमरी मेटाबोलाइट समझने के लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि मेटाबोलाइट क्या होता है। क्योंकि मेटाबोलाइट समझोगे तभी आप प्राइमरी समझ पाओगे, और उसके बाद में देन सेकेंडरी में समझ पाओगे। तो आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा मेटाबोलाइट्स, इसका मतलब क्या होता है मेटाबोलाइट्स का, क्या है मेटाबोलाइट्स? क्या समझते हो आप मेटाबोलिज्म? मेटाबोलिज्म पढ़ लिया आपने, कंप्लीट मेटाबोलिज्म पढ़ लिया ना? तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? इसका मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म क्या होता है? हाँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया बता दो, गलत सही जो भी आता तो आपको वही बता दो मेरे को। तो थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हो क्या इस चीज को आप, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल मॉलिक्यूल को अपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में तोड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो तो फिर अपन कैटाबोलिज्म में और उसमें एनाबोलिज्म के अंदर पढ़ते हैं इसके, है ना? मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? अपन मेटाबोलिज्म की बात नहीं कर रहे, अपन मेटाबोलाइट्स की बात कर रहे हैं। देखो मेटाबोलाइट्स देखो होते क्या है, वो देखो पहले आप। जैसे अपने कोई लिविंग सेल है, ठीक है, ये लिविंग सेल मान लो आप, ये लिविंग सेल है एक। इस लिविंग सेल के अंदर कोई रिएक्शन चल रही होगी, कोई ना कोई रिएक्शन चलेगी। अब लिविंग सेल में कोई रिएक्शन चल रही है, इस लिविंग सेल में क्या चल रही है, कोई रिएक्शन। और इस लिविंग सेल में कोई रिएक्शन चल रही है, और इस रिएक्शन से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको अपन क्या नाम देते हैं? मेटाबोलाइट्स। क्या नाम देते हैं? मेटाबोलाइट्स। बात समझ आ गई? कोई लिविंग सेल है और उसके अंदर क्या चल रही हो, कोई रिएक्शन चल रही हो, और उससे क्या बनता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स की नाम आता है, इसका मतलब पहले अपन पढ़ेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के रेफरेंस में ज्यादा पढ़ेंगे अपन इन चीज को। समझ में आ गया ना? प्लांट के रेफरेंस में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो क्या काम करेंगे, आपको पढ़ाएगा आपने। ये सबसे ज्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं एनिमल की, सॉरी एनिमल क्या, प्लांट की सर्वाइवल के लिए, प्लांट को जिंदा रखने के लिए। जो 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 चीज चाहिए आपको, समझ में आ गई ना? जो चीजें आपको प्लांट को सर्वाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए, वो सब क्या कहलाती हैं आपकी? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, ये चाहिए सर्वाइव के लिए। ग्रोथ हो गई, ये भी चाहिए प्लांट को। इसके अलावा डेवलपमेंट हो गया, वो भी चाहिए आपको।
समझ में आ गया ना। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट को समझ में आ गया। प्लांट को जिंदा रहने के लिए जिसकी भी आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनके बिना प्लांट क्या नहीं कर सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज वगैरह है, जैसे कोई मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले कोई ट्रांसपोर्टर वगैरह हैं, तो ये जरूरी होते हैं। समझ में आ गया ना, ये तो जरूरी मिलेंगे आपको। इनसे क्या करेगा प्लांट, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, ग्रोथ भी करता है और डेवलपमेंट भी करता है। बात समझ आएगा। ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब बात आती है प्राइमरी मेटाबोलाइट के बाद में किसकी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। इसके बाद आती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये क्या काम करते हैं, ये भी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। कैसे काम करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से ये रिप्रोडक्शन के अंदर, ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं। कौन, आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बात समझ आ गई क्या। मतलब ये मेनली इनका क्या काम है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम होता है। किसका काम होता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम होता है। प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का काम कौन करते हैं, आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कोई डिफेंस वगैरह का काम करना हो, समझ में आ गया, डिफेंस का काम कर सकते हैं। जैसे कोई पैथोजन वगैरह आ गया तो उसके अगेंस्ट काम करेंगे। इसके अलावा प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना, यांत्रिक सहारा चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं ये वाले। और जैसे कोई पोलिनेटर वगैरह है तो पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम भी करते हैं ये। जैसे कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना है आपको, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये हेल्प करते हैं। बात समझ में आ गई क्या आपको। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट प्लांट को सर्वाइव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, समझे, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, जैसे कि डिफेंस वगैरह हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आएंगे, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के काम में आ सकते हैं। समझ आ गया, ये होते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं आपके, वो जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के इंटरमीडिएट होते हैं। क्या होते हैं ये, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के इंटरमीडिएट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनमें कोई रिएक्शन चल रही होगी, उन रिएक्शन में से कोई भी सबस्ट्रेट के रूप में काम कर सकता है और क्या बना सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। समझ आ गई क्या। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के इंटरमीडिएट के रूप में कौन काम करता है, आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। समझ आ गई बात, ये बात समझ आ गई। तो कोई भी रिएक्शन चल रही होगी आपकी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, तो वहां से भी कोई भी सबस्ट्रेट आकर क्या कर सकता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हिस्सा हो सकता है वो। बात समझ आ गई आपको। तो आपको मेटाबोलाइट भी समझ आ गया, प्राइमरी भी समझ आ गया और सेकेंडरी भी समझ आ गया, तीनों बात समझ आ गई। तो ये वाली देखो बात आप, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इसमें देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, ऑल दोज कंपाउंड विच आर डायरेक्ट इन्वॉल्व। ये क्या होते हैं, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं किसमें, किसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगे, आपके ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर और सर्वाइवशिप के अंदर, और किसके अंदर करेंगे, रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ऐसे कोई भी आपके मेटाबोलाइट्स जो डायरेक्ट किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सर्वाइवशिप और रिप्रोडक्शन के अंदर, उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया सब कुछ, जैसे कि अमाइनो एसिड वगैरह हो गया, पायरुवेट है, ग्लूकोज है, और ट्रांसपोर्टर वगैरह है, या फिर आपके प्लांट रेगुलेटर हो सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट को, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं प्लांट को, और क्या करते हैं, डिफेंस का काम भी कर सकते हैं, एंटी हर्बिवोरी का भी काम करते हैं। प्लांट को कोई हर्बिवोर खा रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई कंपाउंड वगैरह बनाते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह बनाते हैं, समझ आ गई ना। तो एंटी हर्बिवोरी के अगेंस्ट भी काम करते हैं, और पोलिनेटर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का भी काम करते हैं ताकि पोलिनेशन हो सके। दे आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी कैसे होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। और कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, सेल्स के अंदर, विद इन द सेल्स। ये भी आपके क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सेल्स के अंदर ही क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट के इंटरमीडिएट होते हैं। समझा क्या, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट के जो पाथवे होते हैं उसके इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट से क्या होंगे, ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनने वाले हैं। बात समझ आ गई आपको। और इनके लिए चार पाथवे चार क्लास दे रखी है। कितनी क्लास दे रखी है, चार क्लास। जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको याद रखना है।
समझ में आ गया क्या? पहले कौन से है? देखो कोई 3 क्लास बताता है, कोई 5 क्लास बताता है, कोई 4 क्लास बताता है, तो अपन तो 4 क्लास पढ़ेंगे। एक तो कौन सा है? टर्पेन्स। दूसरा क्या है? फिनोलिक्स। तीसरा कौन सा है? एल्कलॉइड्स। और चौथा कौन सा है? ग्लाइकोसाइड्स। समझ में आ गया? 4 नाम है, टर्पीन, फिनोलिक्स, एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स। ये 4 क्लास है किसकी? सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। तो सबसे पहले अपन कौन से पढ़ेंगे? टर्पीन। कौन से पढ़ेंगे? टर्पीन। ये आपका है टर्पीन। टर्पीन को अपन क्या बोलते हैं? टर्पिनोइड। क्या बोलते हैं? टर्पिनोइड। टर्पीन आर द पॉलीमर ऑफ 5 कार्बन आईपीपी यूनिट। जो आपके टर्पीन बनते हैं वो किससे बनेंगे? आपके आईपीपी यूनिट से बनेंगे। किससे बनेंगे? आईपीपी। यदि आपको टर्पीन्स बनाने हैं तो इस नाम को याद रख लेना, आईपीपी। बहुत सारे आईपीपी मिलकर क्या बनाते हैं? टर्पीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टर्पीन्स। आईपीपी का नाम क्या है? देखो, आइसो पेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। क्या नाम है? आइसो पेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। तो आईपीपी से मिलकर आपके क्या बनने वाले हैं? टर्पीन्स। क्या बनेंगे? टर्पीन्स। इसका मतलब ये क्या है? ये यूनिट है ना, इसी से अपन क्या बना सकते हैं? आप टर्पीन्स बना सकते हैं आईपीपी यूनिट से। और कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की। आईपीपी यूनिट कितने कार्बन की है आपकी? 5 कार्बन की। बोलो बात समझ ना? 5 कार्बन वाले को बोलते हैं क्या? हेमीटर्पिन। क्या बोलते हैं? हेमीटर्पिन। क्या बोलते हैं? हेमीटर्पिन। हेमी यानी आधा ही तो होता है, आधा टर्पिन। 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? मोनोटर्पिन या ट्रपिन। 10 कार्बन को क्या बोलेंगे? मोनोटर्पिन। 15 कार्बन को बोलते हैं सेस्क्यूट्रिपिन। क्या बोलते हैं? सेस्क्यू। यदि आपके 5 में 5 कार्बन की आईपीपी यूनिट है, सही है, तो 5 कार्बन वाले को तो क्या बोलते हैं? हेमीट्रिपिन। क्या बोलते हैं? हेमीट्रिपिन। एक 5 कार्बन की आपने आईपीपी यूनिट और जोड़ दी तो कितने कार्बन हो गए? 10। 5 इधर वाली, 5 इधर वाली, कितने हो गए? 10। 10 वाले को, 10 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं अपन? मोनोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? मोनोट्रोपिन। 10 वाली हो गई। 10 वाले के साथ में 5 और जोड़ दो आप, आईपीपी यूनिट एक और, तो कितने हो गए? 15 कार्बन। 15 कार्बन को बोलते हैं सेस्क्यू, सेस्क्यूट्रिपिन। हाँ बताऊंगा अभी आगे। सेस्क्यूट्रिपिन। समझ में आ गई? ये 15 कार्बन की है। फिर आप एक 5 कार्बन की आईपीपी और यूनिट जोड़ दो, कितने कार्बन हो गए? 20 कार्बन हो गए। तो आपको क्या बोलते हैं? डाइट्रपिन। क्या बोलोगे? डाइट्रपिन। डाइट्रपिन तक समझ में आ गया? 5, 10, 15 और 20 तक समझ में आ गया। 5 कार्बन हेमिट्रपिन, 10 कार्बन मोनोट्रपिन, 15 कार्बन सेस्क्यूट्रपिन और 20 कार्बन डाइट्रपिन। 30 कार्बन ट्राई, 40 कार्बन टेट्राट्रपिन। और बहुत सारी ऐसी यूनिट आप जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे आईपीपी की, तो बन जाएगा पॉलीट्रपिन। क्या बन जाएगा? पॉलीट्रपिन। तो आपको याद रखना है 5 कार्बन का हेमिट्रपिन, 10 कार्बन का मोनोट्रपिन, 15 कार्बन का सेस्क्यूट्रपिन, 20 कार्बन का डाइट्रपिन, 30 कार्बन का ट्राइट्रपिन, 40 कार्बन का टेट्राट्रपिन। और बहुत सारी आईपीपी यूनिट जुड़ जाती हैं तब पॉलीट्रपिन। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये ट्रपिन बनते हैं। ट्रपिन किससे बनते हैं बताओ? आईपीपी। यदि आईपीपी आपके पास में है तो आप बहुत सारे क्या बना सकते हो? ट्रपिन बना सकते हैं। और आईपीपी का नाम क्या है? आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। बात समझ आ गई कि आपको? इनके स्ट्रक्चर नहीं पूछता है आपको। बात समझ आ गई? टर्पिन के बायोसिंथेसिस के लिए 2 पाथवे हैं। यदि आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो ये वाली स्ट्रक्चर है आईपीपी की। 5 कार्बन का है ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, और ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ आगे, बैलेंसिंग कंप्लीट की हुई है। ठीक है, ये आईपीपी है। अब इस आईपीपी को आप किस में चेंज कर सकते हो? इसका भाई यही है आईपीपी का। जैसे आपने सुना था ना पीजीएल, पीजीएल, और पीजीएल का भाई कौन था? डीएचएपी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। वैसे ही ये आईपीपी है, इसका पास भाई कौन है? डीएमएपीपी। ये भी 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन का है, तो ये भी 5 कार्बन का होगा। डीएमएपीपी का नाम क्या है? डाई मिथाइल एलिलिल पायरोफॉस्फेट। तो ये भी 5 कार्बन का आईपीपी, और डीएमएपीपी कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। बात समझ आ गई क्या आपको? मैंने क्या किया है,
यहाँ पर CH2 की जगह क्या जोड़ दिया है, CH3, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके मैंने यहाँ पे लिया है इसके आगे, यहाँ पे ये तो किया है, और कार्बन के बैलेंस से कंप्लीट हो गई है। तो ये तो है आपका IPP, और ये क्या है आपका DMAPP। समझ में आ गया? तो ये तो हो गई आपकी टर्पेन्स के बारे में, IPP के बारे में। अब टर्पेन्स को बनाने के लिए आपके पास में क्या है, 2 पाथवे हैं। कितने पाथवे हैं? 2। एक तो आपका पाथवे का नाम देखो क्या है, मेवालोनिक। अच्छी तरीके से देख लेना, ऐसे कंफ्यूजन वाले आगे बहुत सारे आएंगे। मेवालोनिक, मेवालोनिक एसिड पाथवे, इसको बोलते हैं MVA। क्या बोलते हैं? मेवालोनिक एसिड पाथवे, MVA। तो बताओ MVA पाथवे किस में चलेगा? टर्पेन्स में। किस में चलेगा? टर्पेन्स में। यहां तक बात समझ आ गई क्या? पहला पाथवे है। दूसरा कौन सा है? नॉन मेवालोनिक पाथवे। ये इसका दूसरा नाम देखो क्या है, देखो ये MV है, ये कौन सा है? MEP। आगे आएगा MAP, मैप भी आएगा। समझ में आ गया? तो ये तो कौन सा है पहला पाथवे? मेवालोनिक। और दूसरा कौन सा है आपका? मैप पाथवे। मैप पाथवे का नाम क्या है? मिथाइल एरिथ्रोट्रोल फॉस्फेट पाथवे, MEP, मिथाइल एरिथ्रोट्रोल फॉस्फेट पाथवे। तो टर्पेन्स के बायोसिंथेसिस के लिए 2 पाथवे हैं। एक तो कौन सा है? मेवालोनिक, और एक कौन सा है? MEP, मैप। MVA और MEP, मिथाइल एरिथ्रोट्रोल फॉस्फेट पाथवे। ये 2 पाथवे किसके लिए हैं? टर्पेन के बायोसिंथेसिस के लिए। तो पहला पाथवे पढ़ ले फिर अपन। ये देखो पहले इसके बारे में, ये है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है? ये अभी बताया था 5 कार्बन की आइसोप्रीन यूनिट। क्या नाम बताया था मैंने? हेमिट्रोपिन। आइसोप्रीन का देखो नाम पूछेगा नहीं, देख लो एक बार, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। और ये भी कितने कार्बन की है? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से अपन को दर्शाना होता है। तो देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये 5वां कार्बन। 5 कार्बन ही तो है ये। तो ऐसे बनाते हैं, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, ऐसे बनाते हैं। बात समझ आएगी क्या? तो 4 तो कार्बन देखो, 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं ना आपको? तो 4 कार्बन को कैसे बनाओगे? 1 2 3, 1 2 3 और 4, 4 हो गए ना? देखो 1 2 3 और 4, ये 1, ये 2, ये 3, और ये कितने हो गए? 4 कार्बन है। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे लग रहा है? फर्स्ट पे तो लग रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और एक कार्बन देखो यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, तो ये वाला हो गया। समझा गया क्या? तो ये तो क्या है आपका हेमिट्रोपिन। क्या है? हेमिट्रोपिन। ये तो मोनोमर यूनिट है। कैसी है? मोनोमर। और पॉलीमर यूनिट ऐसे बनाते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, आइसोप्रीन होती है ना, वो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की हेमिट्रोपिन है। बात समझा गया? अब पहला पाथवे कौन सा पढ़ेंगे अपन? मेवालोनिक। फिर दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? MEP, मैप। पहला पाथवे आपका मेवालोनिक एसिड पाथवे, इसको बोलते हैं MVA पाथवे। कहां पे चलता है ये? साइटोसोल में चलता है। कहां पे चलेगा? साइटोसोल में। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, जहां जहां पे मैं स्टार लगाऊंगा ना, उस पॉइंट को आपको 3 बार पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ में आ गई क्या बात? अब देखो, अपन बात करते हैं मेवालोनिक एसिड पाथवे की। ट्रिप्सिन की बायोसिंथेसिस के लिए काम में आने वाला है ये। अपन क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम है, पता है ना आपको एसिटाइल कोएंजाइम है कहाँ पे? मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया ना आपने अच्छी तरीके से। एसिटाइल कोएंजाइम में, ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होता है? विटामिन B5 भी तो होता है। हाँ, कोएंजाइम में, ये कोएंजाइम में कहाँ से आता है आपका? विटामिन B5 से ही तो आता है। समझ आ गई क्या बात आपको? तो ये एसिटाइल कोएंजाइम है आपका, तो ये कोएंजाइम में वहीं से आता है ना आपका विटामिन B5। क्या बोलते हैं वैसे, नाम क्या है B5 का? पैंटोथेनिक एसिड ऐसे होता है कुछ B5 का। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का होता है बताओ?
ये आपने लिंक रिएक्शन के अंदर भी पढ़ा होगा। जब आपने ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल में आप एंटर कर रहे थे ना माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपने बीच में लिंक रिएक्शन पढ़ी होगी दोनों को जोड़ने वाली, तो वहां पर भी आपने एसिटाइल कोएंजाइम में काम में लिया था। समझ में आ गया? तो एसिटाइल कोएंजाइम में आपने कितने कार्बन का लिया है? 2 कार्बन का है। 2 कार्बन का ही तो है ये। एक तो एसिटाइल कोएंजाइम में ले लिया, दूसरा भी आपने क्या लिया है? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो आपने 2 एसिटाइल कोएंजाइम में लिए हैं। समझ में आ गई क्या बात? 2 कार्बन 2 कार्बन, कितने कार्बन का हो गया? 4 कार्बन का। और 4 कार्बन को बोलते हैं एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, दोनों को जोड़ोगे तो क्या नाम हो जाएगा? एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए। यार नाम हो गया। अब यहां पर क्या करोगे? कितने कार्बन का बना है आपके पास में? 4 कार्बन का। अब वापस से क्या जोड़ो? एसिटाइल कोएंजाइम जोड़ो। कितने कार्बन का होगा? देखो 4 कार्बन का ये रहा और 2 कार्बन आपने ये जोड़ दी, कितने कार्बन का हो गया? 6 कार्बन का। क्या बनेगा? इसको नाम याद रखना है इसका, HMG कोएंजाइम। कहां पे बनता है ये? कौन से पाथवे में बनता है? मेवालोनिक एसिड पाथवे में। कब बनता है? जब आप एसिटो एसिटिल कोएंजाइम के साथ में एसिटिल कोएंजाइम में जोड़ते हो तब। HMG कोएंजाइम। नाम देखो उधर लिख रखा है, नाम याद ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। HMG कोएंजाइम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है? 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूट्रिल कोएंजाइम ए। यहां पर एंजाइम काम करता है HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम है? HMG कोए कोएंजाइम ए, है ना? HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम, मतलब रिडक्शन होगा यहाँ पर। क्या होगा? रिडक्शन। और आपको क्या देनी पड़ेगी यहाँ पर? 2 NADPH देने पड़ेंगे। क्या देना पड़ेगा? 2 NADPH। और किस में चेंज होगा ये? NADP में। और क्या बनाएगा आगे जाकर? देखो यही तो बनाना था अपन को। तो HMG से अपन क्या बना सकते हैं आगे? मेवालोनिक एसिड। क्या बना सकते हो? मेवालोनिक एसिड। समझ आ गई क्या बात आपको? अब मेवालोनिक एसिड के बाद में और भी फर्दर रिएक्शन होती है आगे की तरफ। तो यहाँ पर 3 स्टेप में प्रोसेस आगे और हो रही है। बहुत सारी होती है लेकिन मैंने 3 बनाए हैं। और यहाँ से आता है क्वेश्चन सीक्वेंस से। तो देखो मेवालोनिक एसिड है, 6 कार्बन का है, और इसको आपको क्या बनानी है? IPP। ये तो भी बताया था अभी IPP। और इसका भाई क्या होता है? DMAPP। तो इसमें चेंज कर सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेवालोनिक एसिड से अपन को क्या बनाना है? IPP। तो 3 स्टेप अपन को फॉलो करनी पड़ेंगी। पहला कौन सा है? पायरोफोस्फोराइलेशन। तीनों स्टेप ऐसे कैसे याद रखने? सीक्वेंस से। बात समझ आ गई क्या? पहला क्या होगा? पायरोफोस्फोराइलेशन। पायरोफोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? 2 फॉस्फेट एन हो गए, क्या होंगे? पायरोफोस्फेट। दूसरा क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिलीज होगी। क्या होगी? CO2 रिलीज होगी। और तीसरी स्टेप कौन सी है? डिहाइड्रेशन। कौन सी है? डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। समझ में आ गई क्या? मेवालोनिक एसिड से अपन को क्या बनाना है? IPP। तो 3 स्टेप करनी पड़ेंगे अपन को। कौन कौन सी? पहली कौन सी आएगी? पायरोफोस्फोराइलेशन। दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन। और तीसरी डिहाइड्रेशन। समझ में आ गई? तो इससे बन जाएगा IPP और DMAPP। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब देखो उधर क्या लिख रखा है? HMG को ये HMG लिख रखा है आपने। ये बायोसिंथेसिस ऑफ 2 कार्बन, सॉरी 2 बेसिक 5 कार्बन यूनिट। ये 5 कार्बन की यूनिट है, ये 5 कार्बन की यूनिट है। इससे भी अपन क्या बना सकते हैं? सॉरी, बायोसिंथेसिस ऑफ 2 बेसिक 5 कार्बन यूनिट। ये 5 कार्बन की, ये 5 कार्बन की। इनका बायोसिंथेसिस कहां से हुआ है? इसी से तो हुआ है। बायोसिंथेसिस ऑफ 2 बेसिक 5 कार्बन यूनिट किससे करते हैं अपन? HMG कोए से। ये नोट लगाई हुई चारों बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि आपको 2 बेसिक 5 कार्बन की यूनिट दे दे, एक तो IPP दे दे और एक DMAPP दे दे, तो इस सभी अपन क्या बना सकते हैं? और HMG कोएंजाइम से भी क्या बना सकते हैं अपन? IPP बना सकते हैं।
दूसरा दे रखा है आपका प्रीनाइल ट्रांसफरेज। प्रीनाइल ट्रांसफरेज क्या करता है? रिपीटेटिव एडिशन ऑफ C5 यूनिट, जो कार्बन 5 यूनिट है ना, 5 कार्बन की जो यूनिट है, उसको क्या करता है? बार 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 क्या करेगा? ऐड करने का। रिपीटेटिव एडिशन, बार बार ऐड कौन करेगा? प्रीनाइल ट्रांसफरेज। कौन करेगा? प्रीनाइल ट्रांसफरेज। 5 कार्बन की बार बार रिपीटेटिव यूनिट को ऐड करने का कौन काम करता है? प्रीनाइल ट्रांसफरेज। ये बात समझ में आ गई आपको? प्रीनाइल ट्रांसफरेज का काम। टर्पीन सिंथेज, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। टर्पीन सिंथेज क्या करता है? टर्पीन्स को बनाएगा। क्या बनाएगा? टर्पीन्स। तो फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक टर्पिनोइड स्केलेटन। टर्पीन सिंथेज क्या करता है? टर्पीन के स्केलेटन होता है, उसको फॉर्मेशन करने का काम करेगा। और अगला वाला है P450 मोनो ऑक्सीजनेज। ऐसा नाम आ जाए लिखा हुआ P450। तो ये हमेशा ध्यान रखना क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है। क्या करता है? मॉडिफिकेशन। तो टर्पीन्स के मॉडिफिकेशन के लिए कौन काम में आता है? P450 मोनो ऑक्सीजनेज। टर्पीन सिंथेज टर्पीन स्केलेटन को आपस में जोड़ने का काम करता है, बनाने का काम करता है, फॉर्मेशन का काम करता है। प्रीनाइल ट्रांसफरेज 5 कार्बन की यूनिट को आपस में जोड़ने का काम करता है रिपीटेटिव मेथड में। और आपका HMG कोएंजाइम क्या करता है? IPP और DNAPP से बना सकते हैं आप इसको। चारों बातें समझ में आ गई क्या आपको? समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं है, इसमें 3 स्टेप आपको याद रखनी है। एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम है। फिर एक मॉलिक्यूल और जोड़ोगे, HMG कोएंजाइम है। उससे क्या बनाओगे आप? मेवालोनेट, है ना? मेवालोनेट कैसे बनाओगे? 3 स्टेप करोगे। एक तो कौन सी? पायरोफॉस्फोराइलेशन। दूसरी कौन सी है? डिकार्बोक्सिलेशन। और तीसरी कौन सी है? डिहाइड्रेशन। और क्या बनाओगे आप? IPP। और IPP को इसमें चेंज कर लोगे। पहला वाला पाथवे समझ आ गया क्या आपको? इंपोर्टेंट पाथवे है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पाथवे। दूसरा आपका MEP पाथवे। कौन सा है? MEP, मिथाइल एरिथ्रोटोल फॉस्फेट पाथवे। MEP। MEP पाथवे कहां पे चलेगा बताओ? ये भी किस में चलता है? ट्रिप्सिन के सिंथेसिस के अंदर चलता है MEP। इसमें देखो, ये पहले तो देखो कहां पे चलता है? क्लोरोप्लास्ट में और प्लास्टिड के अंदर चलता है। इकोलाई और साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है ये। समझ में आ गया ना? इकोलाई और साइनोबैक्टीरिया के अंदर। अब ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया आपने? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में सबसे लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसका? पायरुवेट। क्या होता है? वो तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह। उसका इंटरमीडिएट बन रहा है ये, क्योंकि अभी इसको पायरुवेट को भी कहां पे जाना है? मैट्रिक्स में जाना है ना, तो ये इंटरमीडिएट है। इधर से आपने कैल्विन साइकिल पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कैल्विन साइकिल, शीतरी साइकिल की बात की। और शीतरी साइकिल में अपन ने क्या बनाया था? PGAL। याद है कि नहीं है आपको? बनाया PGAL। तो आप क्या करो? पायरुवेट को लो। अब आपको ये पता नहीं हो तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट याद रखो। MEP पाथवे है, उसमें आपको लेना है एक तो पायरुवेट और एक क्या लेना है? 3PGAL। 3 कार्बन का ये है, 3 कार्बन का ये है। क्या क्या लिया आपने? पायरुवेट लिया है और क्या लिया है? PGAL लिया है। 6 कार्बन हो गए ना आपके। अब क्या करना है आपको? मैप बनाना है। क्या बनाना है? और मैप कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का। इसका मतलब यहाँ पर क्या डिकार्बोक्सिलेशन हुआ होगा? हुआ है कि नहीं है? यहाँ पर क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो डायरेक्ट याद रखना है, पायरुवेट और PGAL से क्या बनाएंगे अपन? मैप। और फिर आगे इसको फर्दर किस में चेंज कर सकते हैं अपन? IPP में और DMAPP में। ये तो हो सकते हैं ना आपस में इंटर कन्वर्ट। तो इस बात में तो कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखना है क्या क्या लेना है? पायरुवेट और 3PGAL। और क्या बना दो? मैप बना दो। तो 2 पाथवे हो गए आपके। समझ में आ गई क्या आपको? फिर देखो आगे और सिंथेसिस कर सकते हैं अपन। अभी जो मैंने बताया था ना, अभी आगे और सिंथेसिस अपन कर सकते हैं। फर्दर सिंथेसिस ऑफ लार्ज ट्रिप्सिन। MVA पाथवे के में क्या लिया था आपने? एसिटिल कोएंजाइम में लिया था आपने काम में। MEP पाथवे आपने क्या लिया था काम में? पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट। तो और कैल्विन साइकिल से क्या उठाया आपने? PGAL उठाया। तो ये तो है MEP पाथवे के। और ये कौन सा है? एसिटिल कोएंजाइम में। बताओ इससे IPP बना सकते हैं ना अपन?
एसिटिल कोएंजाइम से क्या बना होगा, पहले एसिटो एसिटिल कोएंजाइम है, फिर HMG कोएंजाइम है, फिर उसमें 3 स्टेप करोगे आप, पायरोफॉस्फेट वाली, डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन, और क्या बना लोगे आप, IPP। इस सभी भी बनाया था आपने। पायरुवेट और PGL से क्या बनाया था, MEP, और MEP से क्या बनाया आपने, DMAP या IPP बना लिया आपने। तो ये भी 5 कार्बन की, ये भी 5 कार्बन की, आपस में जब जुड़ेंगे तो कितने कार्बन होंगे, 10 कार्बन। और 10 कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ, एक तो मैंने नाम बताया था आपको, मोनोटर्पिन, और 10 कार्बन वाले को बोलते हैं, एक और याद नाम रखना, अब कोई इसको जेरेनाइल बोलता है, कोई जेरेनिल बोलता है ना, तो आपकी इच्छा हो ऐसे बोलना, जेरेनिल पायरोफॉस्फेट। 10 कार्बन का नाम आते हैं आपको जेरेनाइल और मोनोटर्पिन, ये दोनों आपको दिमाग के अंदर ये बात आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ गई क्या, 5 कार्बन 5 कार्बन, 10 कार्बन का GPP, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। तो जेरेनाइल आते हैं आपको समझना कि 10 कार्बन के बाद चल रही है, और मैं से बोलूं जेरेनाइल जेरेनाइल, इसका मतलब अब 20 कार्बन हो गए, क्योंकि जेरेनाइल 10 का है, तो 2 बार जेरेनाइल बोलोगे तो 20 का हो गया। अब GPP बना लिया आपने 10 कार्बन का, अब इसमें एक IPP यूनिट और ऐड कर दी, तो क्या बन गया 15 कार्बन का। और 15 कार्बन का थोड़ी पहले बताया था आपको क्या बोलते हैं इसको, सेस्क्यूट्रपिन। और 15 कार्बन को और क्या बोलेंगे अपन, फर्नेसिल, क्या बोलते हैं, फर्नेसिल या फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। 10 कार्बन को जेरेनाइल, 15 कार्बन को फर्नेसाइल, और ये क्या होता है आपका, सेस्क्यूट्रपिन होता है। फिर एक आप IPP और जोड़ो तो 20 कार्बन हो गए। 20 कार्बन को बोलते हैं, बताओ 20 कार्बन कैसे बनेंगे, 10 और 10 से बनते हैं। 10 वाले का नाम क्या है, जेरेनाइल, 2 बार जेरेनाइल जोड़ दो आप, जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, तो 10 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, 20 कार्बन का हो गया। 20 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, डाइट्रपिन। फिर बहुत सारे आप IPP जोड़ कर क्या बना सकते हो, पॉलीट्रपिन। यहाँ तक बात समझ आ गई। याद क्या रखना है, 10 कार्बन वाले का नाम क्या है, जेरेनाइल, 15 कार्बन का फर्नेसाइल, 2 याद रखोगे ना। अब कुछ भी जोड़ सकते हो आप। अब 30 कार्बन का आपको बनाना है तो ये भी जोड़ सकते हो आप, 2 बार जोड़ोगे आप, और 3 बार क्या जोड़ सकते हो आप कुछ भी बना सकते हो। अब इसमें जो ब्रांच पॉइंट होता है वो कौन सा होता है आपका, यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हो आप, ये ब्रांच पॉइंट है, मतलब यहाँ से आप बहुत सारे क्या बना सकते हैं, ट्रपीन्स बना सकते हैं। ब्रांच पॉइंट कौन सा आपका, सेस्क्यूट्रपिन 15 कार्बन वाला, याद रखना है, स्टार लगा रखा है। समझ में आ गई ये बात, ये सेस्क्यूट्रपिन ब्रांच पॉइंट। आपको कुछ बताओ ब्रांच पॉइंट कौन सा होता है, 3 नाम है, आप ये तो ये देगा और एक और दे देगा आपको पॉलीट्रपिन। 4 ऑप्शन देगा आपको और बोलेगा बताओ ब्रांच पॉइंट कौन सा है, तो क्या बताओगे, सेस्क्यूट्रपिन होता है 15 कार्बन का। अब ये मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है, 5 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन। अब ये तो आपको पता है और इनके नाम भी पता है आपको। 5 कार्बन वाले का नाम हेमिट्रिपिन, 10 वाले का मोनोट्रपिन। 5 कार्बन को मोनो मत कर देना, बस कंफ्यूजन नहीं करना है ना। 10 वाले का मोनोट्रपिन, कहीं आप 10 वाले को मोनो हेमिट्रिपिन मान लो, है ना। मोनोट्रपिन 15 का सेस्क्वी, 20 का डाइट्रपिन, 30 का ट्राई और 40 का टेट्रा, और फिर बहुत सारे आप IPP जोड़ोगे तो पॉलीट्रपिन बन जाएगा। अब इसमें याद क्या रखना है, मैंने एग्जांपल दिए हैं इधर, ये तो मैंने एग्जांपल, और आगे इनके लिख रखे हैं क्या, इकोलॉजिकल रोल क्या है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब आपको याद क्या करना है वो देखो, 5 कार्बन का है, क्लास कौन सी है आपकी, हेमिट्रिपिन की। एग्जांपल क्या याद रखना, एक एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्या नाम है, टिग्लिक एसिड। तो टिग्लिक एसिड कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, और कहाँ पे काम में आता है ये, एक और देखो नाम, एंजेलिक एसिड। किसमें काम में आते हैं ये, परफ्यूम्स में काम में आते हैं। किसमें काम में आते हैं, परफ्यूम में। पता होना चाहिए आपका टिग्लिक एसिड कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। हाँ टिक्लिक है ना अपन, टिक्लिक है ना अपने टिक्लिक 10 कार्बन का है। टिक्लिक को देख लिया क्या आपने, आपने टिक्लिक देख लिया आपने, वो 5 कार्बन का है। ठीक है, फिर आता है 10 कार्बन। 10 कार्बन को बोलते हैं अपन क्या, मोनोट्रपिन। अब देखो 10 कार्बन में आपको कौन कौन से याद रखना है। आप अपना नाम बोलना लेकिन इसका नाम मत बोलना। नाम क्या है,
लिमोनिन, लिमोनिन भी आ सकता है ना। लिमोनिन किस में आता है आपको पूछेगा, बताओ लिमोनिन किस में आता है? टर्पीन में आता है, एल्किलोइड्स में आता है, ग्लूकोसाइड, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन, आपको ऑप्शन देगा। तो किस में आता है बताओ? ये ट्रपीन्स में आता है। किस में आता है? ट्रपीन। और ट्रपीन्स में भी कौन सा है? ये मोनोट्रपीन, 10 कार्बन का है। ये नाम क्या है? लिमोनिन। क्या नाम है? लेमस वगैरह में इनमें पाया जाता है ये, समझ आ गई क्या? लिमोनिन। एक आपको याद रखना है कैम्फोर, ठीक है, ये तो याद रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस में काम में आता है ये? मेडिसिन में, है ना, मेडिसिन में काम में आता है ये। देखो ये पहले, ये आपने नाम नहीं सुना क्या पहले प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर? कैम्फोर नाम नहीं सुना? हम्म, कंपाउंड तो है, मिलेगा कहाँ से? कहाँ से ऑब्टेन करते हैं इसको? रेस्पिरेशन में काम करता है, हो सकता है रेस्पिरेशन में काम कर सकता है कैम्फोर। मेडिकल में काम कर रहा है, मेडिसिन में काम कर रहा है तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है रेस्पिरेशन के अंदर। हाँ, रेस्पिरेशन में काम कर सकता है कैम्फोर आपका। इंसेक्टिसाइडल हो सकता है। अब इसका कंपोजिशन, किस किस का कंपोजिशन पढ़ोगे आपके, किस किस में क्या पा जाते हैं? अभी तो अपन को नाम याद हो जाए वही काफी है। हाँ, क्यूरिसिटी हो गई, क्यूरिसिटी हो गई। टिकलिक एसिड 5 कार्बन का है, 10 कार्बन का कौन सा आपका? लिमोनिन, है ना। पायरेथ्रोइड, इस पायरेथ्रोइड को भी याद रखना। पायरेथ्रोइड, पायरेथ्रोइड आपका कितने कार्बन का? 10 कार्बन का। और क्या होता है इसके पास में? एक्टिविटी को याद रखना। कौन सी एक्टिविटी होती है इसके पास में? इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। कौन सी? इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है। बात समझ आ गई क्या? किसके पास में? पायरेथ्रोइड के पास। मतलब पायरेथ्रोइड क्या है? टर्पीन्स है। क्या है? ऐसे भी आपको याद रखना है। मेंथोल, सुगंध के लिए काम में आता है ना मेंथोल। च्युइंगम वगैरह आप खाते हो, परफ्यूम वगैरह भी आता है ना, जिससे वो गला ठंडा हो जाता है ना, वो वाला मेंथोल। मेंथोल भी कितने कार्बन का है? 10 कार्बन का है। तो ये आपको याद रखना है, मेंथोल 10 कार्बन का होता है। तो टिकलिक एसिड 5 कार्बन का, लिमोनिन, पायरेथ्रोइड 10 कार्बन का, क्या काम में आता है? इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी में। और आपका मेंथोल, ये आपके मोनोट्रोपिन 10 कार्बन के हो गए। गुड, गुड से एक्सट्रैक्ट होता है। हो सकता है गूगल पे कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना है, गूगल तो अभी अपनी फेज में चल रहा है, अभी तो काम कर रहा है अभी। हाँ, प्रोसेसिंग ही चल रही है इसकी तो अभी, है ना। अब आप क्वेश्चन डालोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर अलग बताएगा, वो क्वेश्चन डालेंगे तो उनका क्वेश्चन का आंसर अलग बताएगा, है ना। सॉरी बोल देगा आपको, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। ये चैट जीपीटी भी ऐसे ही करते हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल जाएगा, इतना डीप नहीं बता पाते है ना ये। बताएंगे फिर उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है, फिर कॉन्सेप्ट अलग लगाएंगे उन्हें। और फिर आप ऐसे लोगों ने ये तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ऑप्शन डी दे रखा है, सॉरी सॉरी बोलेंगे फिर आपको। हाँ, इसका ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर आप बोलोगे ना सी वाला सही ऑप्शन, नहीं नहीं, फिर ये सी वाला ऑप्शन बताएंगे एक्सप्लेन करके, ऐसे होता है। अगला है 15 कार्बन का सेस्क्यूट्रिपीन। इसमें देखो ये वाला नाम आपको पता है क्या? फर्नेसिल, फर्नेस सॉरी फर्नेसिल नहीं, फर्नेसोल है। क्या है ये? फर्नेसोल।
ए बी, हाँ इस ए बी को याद रखना आप। एब्सिसिक एसिड होता है ना आपका, कितने कार्बन का है? 15 कार्बन का। और एक गोसेपाइल होता है, गोसेपोल होता है, ये एंटी कैंसर होता है। और कैप्सिडिसोल, ये आपको ये नाम पता है क्या? ये कैप्सिडियोल, फाइटोलेक्जिन, ऐसा कुछ नाम सुना है आपने पहले? अब आपको पता नहीं है फाइटोलेक्जिन क्या है, बताओ मुझे, याद करो, याद करके बताओ फाइटोलेक्जिन क्या होता है। इसमें आपको ये एग्जांपल याद रखना है एक एब्सिसिक एसिड का, और याद रहे तो ठीक है, लेकिन ये कम से कम एक तो याद रखना है। अगला है 20 कार्बन का। 20 कार्बन वाला किस कौन सा आता है आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सोल। ये तो आपने नाम सुना होगा, माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह में पढ़ा होगा आपने, है ना। एंटी कैंसरस ड्रग होता है ये, कैसा होता है? इसका ये काम भी आपको याद रखना है। इसके बाद में जो जिब्रेलिक एसिड होता है ना, जिब्रेलिक एसिड, अपन सिग्नलिंग पढ़ेंगे इनकी, फाइटो हार्मोन पढ़ेंगे ना जब, तब इनको बताएंगे। तो टैक्सोल आपका 20 कार्बन का है, और जिब्रेलिक एसिड भी आपका 20 कार्बन का है, और ये सब ट्रपीन ही तो है। 30 कार्बन का ट्राइट्रपीन, सीटोस्टेरोल, कार्डिनोलिड्स, इसको बोलते हैं कार्डिनोलाइट्स, इसको याद रख लेना आप। स्क्वालिन, इसको भी याद रखना है, स्क्वालिन को भी, इसको स्क्वालिन भी बोलते हैं ना। और ब्रेसिकोस्टेरॉइड, ये फाइटो हार्मोन है, हार्मोन नहीं, ये भी आपका प्लांट हार्मोन होता है ब्रेसिकोस्टेरॉइड, है ना। तो ये भी, ये सब कितने कार्बन के हैं? 30 कार्बन को। 30 कार्बन का आपको दो बात तो याद रखनी है, एक तो कौन सा? कार्डिनोलेट्स, और दूसरा कौन सा है? स्क्वालिन। स्क्वालिन क्या होता है आपका? स्टेरॉइड प्रिकर्सर होता है ये। 40 कार्बन का कौन सा है आपका? बीटा कैरोटीन। कौन सा है? बीटा कैरोटीन, 40 कार्बन का। और बहुत सारे आपके आईपीपी में जुड़ेंगे तो पॉलीट्रिपिन, और पॉलीट्रिपिन में क्या रखना है आपको? क्लोरोफिल और रबर, रबर और गट्टा होता है एक, GUTTA, गट्टा, रबर और गट्टा, है ना। ये सब के सब क्या है आपके? रबर और गट्टा क्या है? ये पॉलीट्रिपिन है। तो 5 कार्बन का टिग्लिक एसिड, 10 कार्बन का लिमोनिन और पायरेथ्रोइड। समझ में आ गया? मेंथोल भी आपका 10 कार्बन का है। अब इनको याद कैसे करोगे आप? ट्रिक बना लेना, समझ ना। 15 कार्बन जो आपको आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड, इसके बारे में विशेष तौर से एक बार इनको भी देख लेना ना। 20 कार्बन आपको याद रखना टैक्सोल, 20 कार्बन का टैक्सोल है। इसके बाद में जिब्रेलिक एसिड 20 कार्बन का आपका। तो देखो एब्सिसिक एसिड तो 15 कार्बन, जिब्रेलिक एसिड 20 कार्बन, और ब्रेसिकोस्टेरॉइड 30 कार्बन। ये तो नंबर से हो गया। फिर आपका 40 कार्बन का बीटा कैरोटीन, और बहुत सारे आपके ट्रपेन जुड़ेंगे तो, मतलब आईपीपी यूनिट जुड़ेगी तो पॉलीट्रपेन्स, और इसमें याद क्या रखना है आपको? रबर और गट्टा और क्लोरोफिल। ये याद हो जाएगी टेबल, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना। आपको दो दो तीन तीन याद रखने हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ट्रपेन्स के एग्जाम्पल। पहला कौन सा है? पायरेथ्रोइड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है पायरेथ्रोइड। पायरेथ्रोइड आपका पढ़ा है, कितने कार्बन का पढ़ा था? पायरेथ्रोइड 10 कार्बन का, 10 कार्बन वाला ये रहा, मतलब ये मोनोट्रपीन है। इसका मतलब क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, क्या है ये? मोनोट्रपीन, पायरेथ्रोइड। कहां से डिराइव करते हैं इसको? नाम है क्या प्लांट का? पायरेथ्रम प्लांट। क्या नाम है? पायरेथ्रम प्लांट। और इसका नाम क्या होता है? बॉटनिकल नेम क्या है इसका? क्राइसेंथेमम। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से ना, क्या नाम है इसका? क्राइसेंथेमम। आपको पूछेगा बताओ पायरेथ्रोइड कहां से बनेगा, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्राइसेंथेमम से बनेगा। कहां से बनेगा? क्राइसेंथेमम। ये जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उनको नाम याद कर लेना आप अच्छी तरीके से ना, 2-3 बार पढ़ोगे भी इसको तो याद हो जाएगा। तो पहला कौन सा ट्रपेन पढ़ रहे हैं, सॉरी एग्जांपल कौन सा पढ़ रहे हैं? पायरेथ्रोइड, 10 कार्बन का होता है। और कहां से मिलेगा आपको? पायरेथ्रम प्लांट से या फिर क्राइसेंथेमम से। और क्राइसेंथेमम से भी कहां से? आपको इसकी लीव से और ओवरी से। तो ये वाली बात आपको याद रखना है, कहां से मिलता है ये? इसके लीव से और ओवरी से, दोनों से मिल सकता है। मोनोट्रपेन होता है, ये तो पढ़ लिया आपने। और न्यूरोटॉक्सिन होता है किसके लिए? इंसेक्ट।
इंसेक्ट के लिए क्या होता है, ये न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है, और ये क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है किसको, सोडियम आयन चैनल को। बात समझेंगे ना, सोडियम आयन चैनल को। तो ये आपको दो तीन बातें आपको याद रखनी, किसके बारे में, पायरेथ्रोइड के बारे में। 10 कार्बन का होता है, और कहां से मिलेगा आपको, क्रायोसैंथेमम से मिलेगा। समझ में आ गया। दूसरा है एजाडिरेक्टिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ गया यहाँ से। एजाडिरेक्टिन, पहले बात तो देखो, एजाडिरेक्टिन होता क्या है, ट्राइटरपिन। क्या है ये, 30 कार्बन का है। कितने कार्बन का, 30 कार्बन का। नाम ही देखो एजाडिरेक्टिन, टीन आ गए ना तो समझ लेना ट्राइटरपिन है। क्या है ये, ट्राइटरपिन। डिराइव्ड फ्रॉम नीम, जो आपका नीम होता है ना, नीम का पेड़, वहां से मिलेगा ये आपको। अपने जो नीम का पेड़ होता है ना, नाम क्या है, बोटनिकल नेम क्या है, एजाडिरेक्टा इंडिका। नीम के पेड़ का बोटनिकल नेम क्या होता है, एजाडिरेक्टा इंडिका। यहां से मिलेगा आपको कौन, देखो नाम तो एजाडिरेक्टिन, कहां से मिलेगा, एजाडिरेक्टा इंडिका से। तो ये आपको इसे मिलाने वाला दे सकता है ना, इधर तो आपको ये लिख देगा पायरेथ्रीन, एजाडिरेक्टिन, इधर लिख देगा इनके बोटनिकल नेम। तो आपको मिलाने वाला 4 नंबर क्वेश्चन हो सकता है ऐसे। एजाडिरेक्टिन एक प्रकार से क्या होता है, देखो पहले से मैंने स्टार लगा रखा है, इसकी एक और स्टार लगा देता हूँ ना। ये क्या होता है आपका, एजाडिरेक्टिन एक प्रकार का लिमोनोइड होता है। क्या होता है, लिमोनोइड। और ये एक प्रकार से लिमोनोइड क्या होता है, कैटेगरी है केमिकल्स की। किसकी कैटेगरी है ये केमिकल्स की कैटेगरी है लिमोनोइड। लिमोनोइड कितने कार्बन का है, 30 कार्बन का। और पीछे आपने क्या देखा था, लिमोनिन, समझना, ये 10 कार्बन का, ये आपका लिमोनोइड है। लिमोनोइड ये मोस्ट पावरफुल इंसेक्ट रिपेलेंट है, इंसेक्ट को दूर भगाने वाला। जैसे आपको पता है नीम की जो पत्तियां होती हैं उनको आप जलाओगे तो मच्छर भाग जाते हैं, मॉस्किटो भाग जाते हैं ना। तो ये क्या करता है, मोस्ट पावरफुल इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, इंसेक्ट को अपने आप से दूर भगाने वाला होता है। कौन, आपका एजाडिरेक्टिन। और कैसा होता है नेचर के अंदर, ये नॉन वोलेटाइल होता है। कैसा होता है, वोलेटाइल नहीं है, वाष्पशील नहीं है, वाष्पशील है। बात समझ आ गई क्या आपको। तो ये किसके बारे में था, एजाडिरेक्टिन के बारे में। तो आपको बत्ती का बताओ लिमोनोइड क्या होता है, ट्रपीन है या एल्कोलेट से, ऐसे पूछेगा। क्या होता है ये, ट्रपीन होता है। क्या होता है, ट्रपीन। अगला है टेक्सोल। अभी थोड़ी देर पहले टेक्सोल कितने कार्बन का, 20 कार्बन का होता ना, 20 कार्बन का। 15 कार्बन का एब्सिसिक एसिड, और 20 कार्बन में कौन सा फाइट हार्मोन आता है, जिब्रेलिक एसिड। और 30 कार्बन में ब्रेसिकोस्टेरॉइड। समझ आ गया। तो 15 कार्बन में तो एब्सिसिक एसिड, 20 कार्बन में जिब्रेलिक एसिड, और 30 कार्बन में ब्रेसिकोस्टेरॉइड। समझ आ गया। ये एंटी कैंसरस ड्रग होता है, ये तो आपको पता ही है। जैसे इसका नाम आ जाए, आपको और भी नाम आ जाए, जैसे कि विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ऐसे भी नाम सुना होगा आपने, वो भी तो होते हैं। तो ये टेक्सोल है, इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है, होता है आपका, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। एंटी कैंसर ड्रग होता है, ब्रेस्ट कैंसर में काम में आता है, और डायट्रोपिन होता है। क्या होता है, डायट्रोपिन। कार्डियोलिट्स, ये कार्डियोलिट्स कहाँ पे काम करते हैं, अपने हार्ट मसल्स पे काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं, हार्ट मसल्स होते हैं ना, वहां पर आपके कार्डियोलाइट्स काम करते हैं। समझ आ गई क्या बात। तो ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं। पायरेथ्रोइड कहाँ से मिलता है, क्रेसेंथेमम से। पायरेथ्रोइड कहाँ से मिलेगा, क्रेसेंथेमम से। मोनोट्रपीन है। लिमोनोइड, लिमोनोइड आपका ट्रपीन्स होता है। क्या होता है, ट्रपीन्स। एजाडिरेक्टिन कहाँ से मिलेगा आपको, एजाडिरेक्टा इंडिका से। और मोस्ट पावरफुल क्या होता है, ये रिपेलेंट होता है, भगाने वाला होता है। और टेक्सोल एंटी कैंसरस ड्रग होता है आपको। और ये एक और बच गया ना अभी तो आपका, इंपॉर्टेंट बच गया, नाम क्या है, आर्टेमिसिनिन। क्या नाम है, आर्टेमिसिनिन। ये आपका क्या होता है, सेस्क्यूट्रोपिन होता है। क्या होता है, सेस्क्यूट्रोपिन। और देखो ये क्या काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी मलेरिया, मलेरिया के अगेंस्ट काम करेगा ये। कौन आपका,
देखो नाम में क्या है, ए से स्टार्ट होगा ना, एंटी मलेरियल है ये, आर्टिमिसिनिन एंटी मलेरियल है और आपका 15 कार्बन का होता है। और कहाँ से प्राप्त होता है, देखो ये भी याद रखना है आपको, कहाँ से प्राप्त होता है ये, आर्टेमिसिनिन एनवा से। कहाँ से प्राप्त होता है, आर्टेमिसिनिन एनवा से। तो ये भी आपका ट्रपीन्स होता है, क्या होता है, ट्रपीन्स। तो पायरेथ्रोइड दूसरा, एजाडिरेक्टिन तीसरा, टेक्सोल और आर्टेमिसिनिन और आपका कार्डियोनिलिट्स। तो देखो 10 कार्बन का तो ये रहा पायरेथ्रोइड, 15 कार्बन का आर्टेमिसिनिन, 20 कार्बन का टेक्सोल और 30 कार्बन का एजाडिरेक्टिन। सीक्वेंस याद रख लेना। समझ में आ गई क्या बात आपको। पहला काम अपना किसका हो गया, टर्पीन्स का। किसका हो गया, टर्पीन्स का। दूसरा पढ़ेंगे अपन फिनोलिक कंपाउंड। कौन सा पढ़ेंगे, फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड में आपको इस प्रकार की रिंग देखने को मिलती है, इसका नाम होता है फिनाइल रिंग। कौन सा होता है, फिनाइल रिंग, या इसको बोलते हैं एरिन रिंग। क्या बोलते हैं, एरिन, एरिन रिंग बोलते हैं ना। फिनोलिक कंपाउंड आपके OH कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो ये OH कंटेनिंग दिख रहा है क्या, OH दिख रहा है ना। तो ध्यान रखना, जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं आपके वो कैसे होते हैं, OH कंटेनिंग, और इसकी वजह से ये वाटर में कैसे होते हैं, सोल्यूबल। कैसे होते हैं ये, सोल्यूबल होते हैं। OH आ गया ना, इसका मतलब कैसे होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ी खास बात क्या है फिनोलिक कंपाउंड की, ये कैसे होते हैं, ये OH कंटेनिंग होते हैं। कैसे होते हैं ये, OH कंटेनिंग। ये जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं आपके 3 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड 3 ही तो होते हैं ये। मतलब ये जो आपके फिनोल होते हैं वो किससे मिलकर बने होंगे, एरोमेटिक अमीनो एसिड से। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये आपने पढ़ लिया बायोकेमिस्ट्री में तीनों के बारे में, इनके बारे में ना। क्या काम करते हैं, सरफेस का याद रखना है, डिफेंस में काम करते हैं। तो ये तो सभी करेंगे लगभग लगभग, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का काम ही क्या होता है, डिफेंस में, प्रोटेक्शन मेन में तो होता है, डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर एंड पैथोजन। कोई बात नहीं है। मैकेनिकल सपोर्ट काम करते हैं, किसमें काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। अट्रैक्ट पोलिनेटर, पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। हैविंग एलिलोपैथ, कहाँ गया ये, इस बात को याद रखना आप, ये फोर्थ वाला। फिनोलिक्स का क्या काम होता है ना, फिनोलिक कंपाउंड का, ये एब्जॉर्ब करते हैं किसको, हार्मफुल यूवी रेडिएशन को। कुछ तो बचता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और यूवीबी को करते हैं, किसको करते हैं, यूवीबी को। तो ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं हार्मफुल यूवी रेडिएशन को। तो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, फिनोलिक कंपाउंड, इसका है फिनोलिक कंपाउंड का। इसको याद रखना। हैविंग एलिलोपैथी एक्टिविटी, इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, एलिलोपैथी। क्या होती है एलिलोपैथी, मैंने बताया था आपको जब मैंने आपको इकोलॉजी पढ़ाई थी तब। और ये बताता हूँ कौन टॉपिक पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई थी आपको म्यूचुअलिज्म के अंदर, म्यूचुअल सॉरी स्पीशीज इंटरेक्शन है टॉपिक का नाम, स्पीशीज इंटरेक्शन में। अब आपने पढ़े होंगे वहाँ पे कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, प्रेडेशन, है ना, कहाँ पढ़ी थी। एलिलोपैथी का मतलब होता है कोई प्लांट है, वो जैसे सपोज करो कोई प्लांट है, एक एरिया है, इस एरिया के अंदर ये प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये प्लांट क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है। क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज, मैंने बताया था और ऐसा ही डायग्राम बनाया था वहां पे भी। केमिकल रिलीज करता है, और केमिकल ये क्या करता है, इसके आसपास में यहाँ पर कोई दूसरे हर्ब्स वगैरह हैं, सब्स वगैरह हैं, है ना, छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं ना, उनको ग्रोथ नहीं करने देता है। मतलब अदर प्लांट है उनकी ग्रोथ को क्या करता है, ये इनहिबिट करने का काम करता है, केमिकल सीक्रेट करता है ये। इसको क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी। ये किस में पढ़ा था, कौन से एग्जाम में पढ़ा था अपन ने। मैंने ये भी बताया था कि ये इसमें आएगा, लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए था, इस कैटेगरी में रखा गया था उसको।
इसको तो हो रहा है, देखो प्लांट को तो क्या हो रहा है, फायदा, और इसको क्या हो रहा है, इनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इन छोटे पेड़ पौधों को क्या हो रहा है, ये ग्रो नहीं कर रहा हमारे, ये क्या हो रहा है, नुकसान। लेकिन ये वाला रिलेशन नहीं होता है इसके अंदर। मैंने बताया था इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये क्या करेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला है, ना फायदा और ना नुकसान। इनको क्या हो जाएगा, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये नुकसान वाला है। तो फिर ये इसमें आएगा जीरो, और ये वाला आना चाहिए। अब इसका नाम क्या होता है, इसमें लिखवाया होगा मेरे साथ में। इसमें लिखवाया था इसका एग्जाम्पल, ये एलोपैथी का मैंने जीरो या पॉजिटिव वाला बताया होगा शायद। फिर बताओ, जीरो माइनस वाला बताया था या फिर जीरो प्लस वाला बताया था, या फिर प्लस माइनस वाला बताया था। नहीं पढ़ा टॉपिक, इकोलॉजी पढ़ी है ना, एलोपैथी नहीं पढ़ी। ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिखवाया भी था आपको, ये वाला। बताओ, जीरो माइनस वाला आएगा, जीरो प्लस वाला आएगा, या फिर माइनस प्लस वाला आएगा। सोचो एक बार, देखिए इसको, ये वाला एमेंसलिज में तो है, इसमें ये दे रखा है कि ये जो प्लांट है वो केमिकल सीक्रेट करेगा, तो केमिकल सीक्रेट करेगा तो आसपास में जो अदर प्लांट है उनकी ग्रोथ अफेक्टेड होगी। तो इनको तो हो गया नुकसान, छोटे वाले प्लेट को, इसको तो प्लांट्स को तो, हर्ब और सर्ब को तो। पर इस वाले को क्या हो गया, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला हो गया, तो इनको तो हो गया नुकसान, इनको हो गया फायदा। लेकिन ऐसा नहीं बता रखा है बुक के अंदर, बता रखा है कि इस प्लांट को कुछ नहीं हुआ, इसका सिर्फ काम क्या है, केमिकल सीक्रेट करना। अब इस केमिकल सीक्रेट की वजह से क्या होता है, जो हर्ब और सर्ब है वो आपस में ग्रोथ नहीं कर पाते, तो इनका जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो क्या हो गया है, अफेक्ट हो गया है, तो इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो ये तो हो गया आपका जीरो, और इसको बोलते हैं नेगेटिव, और जीरो नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं अपन, एमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं, एमेंसलिज्म। ऐसा आएगा इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं एलोपैथी। समझा गया क्या बात आपको। देखो समझा गया, फिनोलिक कंपाउंड OH कंटेनिंग होते हैं आपके, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और 3 अमीनो एसिड मिलकर होते हैं, फिनाइल एलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, इनके बायोसिंथेसिस के लिए होता है ये मैं बता दें कहाँ कहाँ पे काम करता है। एक इंपॉर्टेंट काम कौन सा है इसका, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, हैविंग एलोपैथी इफेक्ट, ये बता दिया मैंने आपको, एक्टिविटी पाई जाती है इसकी। कंपाउंड सच एज कैफिक एसिड, देखो नाम क्या है इसका, कैफिक एसिड और फेरुलिक, फेरुलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरुलिक एसिड। कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड अकर इन सोइल इन एप्लीकेबल अमाउंट। क्या हुआ, अमाउंट एंड हैव बीन शो इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू इनहिबिट द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ मैनी प्लांट। इसका मतलब क्या है, ये जो आपके कैफिक एसिड हैं और फेरुलिक एसिड हैं वो सोइल के अंदर अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं,
सही है। और ये क्या काम करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं किसको, जर्मिनेशन और ग्रोथ ऑफ मैनी प्लांट। ये जो अदर प्लांट होते हैं उनके ग्रोथ को और उनके जर्मिनेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। कौन, आपके फिनोलिक कंपाउंड, या इसमें भी कौन, आपके कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। तो ये किस में आते हैं बताओ, फेरुलिक, कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड, ये फिनोलिक कंपाउंड्स में आते हैं। किस में आते हैं, फिनोलिक्स में। इसके लिए वैसे तो 3 पाथवे हैं, है ना, लेकिन शॉर्टकट तरीके से बना रखे हैं अपन ने 2 पाथवे, है ना, लेकिन मैं तीनों पढ़ाऊंगा आपको। पहला पाथवे है कौन सा, सिकिमिक, इसका नाम ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकिमिक। क्या नाम है इसका, तो आपको ध्यान रखना है, सिकिमिक एसिड पाथवे कहाँ पे चलता है, ये फिनोलिक कंपाउंड के अंदर चलता है। कहाँ पे चलता है, फिनोलिक। टर्पेन्स में कौन सा चलता था आपका, मेवालोनिक और एक MEP, 2 चलते थे ना। यहाँ पर पहला कौन सा आपका फिनोलिक कंपाउंड में, सिकिमिक एसिड पाथवे। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, ओनली प्लांट के अंदर मिलेगा आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आपको यदि एरोमेटिक अमाइनो एसिड लेने हैं तो किसको खाना पड़ेगा, प्लांट के ऊपर फीड करना पड़ेगा ना आपको, सारी चीजें खाते हो ना आप, तो वहां पे क्या मिल रहा होगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो उनसे अपटेक करना पड़ेगा अपन को। समझ आ गई क्या बात। और वैसे भी आपको पता है लगभग जो प्लांट वगैरह है वो सब टोटल अमाइनो एसिड बना सकते हैं ये, समझ आ गई ना। पेंटोज फोस्फेट पाथवे, आपने पढ़ा पेंटोज फोस्फेट पाथवे, PPP पाथवे पढ़ लिया। PPP पाथवे के द्वारा अपन क्या बनाते हैं, NADPH, याद हो तो क्या बनाते हैं अपन, NADPH बनाते हैं। ये मेटाबॉलिज्म में आपने पढ़ लिया होगा। पेंटोज फोस्फेट पाथवे में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम क्या होता है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, नाम याद हो तो आपको। PPP पाथवे में बनता है ये कौन सा, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, नाम ही क्या, एरिथ्रोज, 4 कार्बन की शुगर है ये किसके द्वारा आया, PPP पाथवे के द्वारा आया अपने पास में। इधर है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से अपन ने क्या बनाया था, पेप, फॉस्फेनोल पायरुवेट। फिर पेप से क्या बनाते हैं अपन, पायरुवेट बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते, एंजाइम का नाम पायरुवेट काइनेज, याद है ना आपको। तो ग्लाइकोलाइसिस तो अपन क्या लेते हैं, पेप, और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से क्या लेते हैं, ये सबस्ट्रेट आपको पता होना चाहिए। बताओ, MEP पाथवे था उसके अंदर सबस्ट्रेट क्या लेते हैं अपन ने, MEP, मेप, पायरुवेट और PGAL, यही थे ना अपन। कौन कौन से पाथवे से लिया मैंने बता दिया आपको, एक तो ग्लाइकोलाइसिस लिया था अपन ने, एक कैल्विन साइकिल से लिया था। इसमें देखो आप, सिकिमिक एसिड पाथवे में एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कहां से लिया अपन ने, तो प्राइमरी पाथवे है, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, इसका इंटरमीडिएट तो है ये। मैंने पहले स्टार्टिंग में ये लाइन बोल दी थी कि जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके इंटरमीडिएट के रूप में कौन काम करता है, आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट काम करता है। तो इधर से तो ले लिया आपने एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और इधर से क्या ले लिया, पेप। ये 4 कार्बन का है, एरिथ्रोज नाम 4 कार्बन का है, और ये पेप कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। कितने कार्बन हो गए, 7 हो गए ना, 4 और 3, 7 कार्बन हो गया। तो 7 कार्बन का आपका पास में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, एक लीनियर फॉर्म में एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये पाथ तो बहुत बड़ा होता है, समझ में आ गया ना। इसकी पूरी स्टेप अपन को पढ़नी नहीं है, अब काम काम की चीजें पढ़नी है। तो पहले तो आपको ये सबस्ट्रेट पता होना चाहिए क्या क्या लेते हैं अपन सिकिमिक में, क्या लेते हैं, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और लेते हैं क्या, पेप। क्या लेते हैं, पेप। ये 4 कार्बन के 3 कार्बन का कोई 7 कार्बन का इंटरमीडिएट बनेगा। फिर इसके अंदर ये 3 प्रोसेस चलती हैं, साइक्लाइड होगा, डिहाइड्रेटेड होगा, रिड्यूस्ड होगा। याद है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बनेगा, सिकिमेट। तो क्या बन गया आपके पास में, सिकिमेट बन गया। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 फॉस्फेट से और पेप से क्या बन गया अपने पास में, सिकिमेट बन गया है। और सिकिमेट के ऊपर तो काइनेज काम करता है, तो फॉस्फेट जोड़ देगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे फॉस्फेट जोड़ा तो नाम क्या हो गया, सिकिमेट 3 फॉस्फेट। आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी ATP के रूप में। बना दिया आपने सिकिमेट 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पर एक एंजाइम और काम करता है, नाम क्या है, EPSB सिंथेज। अब याद है तो ठीक है, नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं है। EPSB सिंथेज नाम क्या है, इनोल, ये देखो ये रहा, इनोल पायरुवाइल सिकिमेट, इनोल पायरुवाइल सिकिमेट
फोस्फेट सिंथेज, EPSP। तो EPSP से क्या बनाते हो आप? 5-EPSP, ये तो है, ये 5-EPSP। तो सिकिमेट 3-फॉस्फेट पे आप काम करवाओगे कौन सा? EPSP सिंथेज का, तो क्या बनेगा? 5-EPSP बनेगा। क्या बनेगा? 5-EPSP। और फिर आगे एक एंजाइम, एक और नाम है जिसका नाम है कोरिस्मेट। क्या नाम है? कोरिस्मेट सिंथेज। तो कोरिस्मेट सिंथेज से क्या बनेगा? कोरिस्मेट सिंथेज से क्या बनाओगे आप? कोरिस्मेट। और ये ब्रांच पॉइंट होता है, तो इसका ऐसे याद रख लेना, जो कोरिस्मेट होता है ना आपका, वो सिकिमेट एसिड पाथवे में बनता है, और ये क्या होता है? ब्रांच पॉइंट। इतना तो याद रख लोगे ना आप। तो सिकिमिक एसिड पाथवे के अंदर ब्रांच पॉइंट का काम कौन करता है? आपका सॉरी कोरिस्मेट। कौन करेगा? कोरिस्मेट। फिर देखो कोरिस्मेट से आप आगे की तरफ क्या क्या बना सकते हो, ये लिख रखा है। कोरिस्मेट है, कोरिस्मेट से आप क्या बना सकते हो? एंथ्रानिलेट। क्या बना सकते हो? एंथ्रानिलेट। एंजाइम का नाम एंथ्रानिलेट सिंथेज, सही है। और क्या बना सकते हो आप? म्यूटेज की, कोरिस्मेट म्यूटेज की हेल्प से क्या बना सकते हो आप? फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। और एंथ्रानिलेट से क्या बना सकते हो आप? ट्रिप्टोफैन। तो आपके पास में तीनों प्रकार की क्या बन गए? एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। तो एंथ्रानिलेट से तो क्या बनता है आपका? ट्रिप्टोफैन। और कोरिस्मेट म्यूटेज की वजह से क्या बनता है आपका? फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। और जब इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाने लग जाती है, तो वापस से जाकर क्या कर सकते हैं? ये अपने एंजाइम को इनिबिट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन। तो ये आपने एंजाइम में पढ़ा कि नहीं पढ़ा एंजाइम के अंदर? अब इसमें याद क्या रखना है, वो देखो पहले तो ये देखो EPSP सिंथेज को कौन ब्लॉक कर सकता है? एक आपने ये वाली टेक्स्ट पढ़ी होगी, ये नाम पता नहीं है आपको, लेकिन ग्लाइफोसेट, ये राउंड अप होता है, ये राउंड अप क्या कर सकता है? ये EPSP सिंथेज को ब्लॉक कर सकता है। तो आपका सिकिमेट 3-फॉस्फेट से 5-EPSP नहीं बनेगा। अब इसमें याद क्या रखना, अब देखो डायरेक्ट बताऊं तो आपको याद रखना है पहले तो ये आपके सबस्ट्रेट इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और पेप, इससे सीधा आप क्या बना लो? सिकिमेट। और सिकिमेट से सीधा क्या बना लो? कोरिस्मेट। समझ में आ गया? 3 स्टेप। और कोरिस्मेट से क्या बना लो आप? एंथ्रानिलेट। और इससे तो क्या बनाओ? ट्रिप्टोफैन। और इससे क्या बनाओ? इधर बाकी बच गए वो, या फिर इतना भी आपने रे, तो क्या बनाओगे आप? इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और पेप से क्या बनाओगे आप? ये देखो पाथवे का नाम तो लिखोगे ना आप, सिकिमेट। और सिकिमेट से डायरेक्ट क्या बना दो? ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब 3 चीजें बता दी, आप कितना याद रख सकते हो आपके ऊपर डिपेंड है। ये तो याद रख लेना आप, ये वाला दो। ग्लाइकोफोसेट किसको ब्लॉक करता है? EPSP सिंथेज को। समझ में आ गया क्या? ये पाथवे समझ में आ गया आपको? तो सिकिमेक अब काम क्या है? सिकिमेक एसिड पाथवे के तौर पर क्या बना सकते हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड बना सकते हैं। कहाँ पे चलता है आपका? फिनोलिक्स में। क्या पे चलेगा? फिनोलिक्स में। तो सिकिमेट वगैरह कोरिस्मेट नाम आ जाए तो ये सब किसकी बात चल रहा है? इसका मतलब ये सिकिमेक एसिड पाथवे की बात चल रही है। बात समझ में आ गई? तो ये पहला पाथवे कौन सा वाला काम करता है? सिकिमिक एसिड पाथवे, और ओनली प्लांट में चलता है। दूसरा आपका PPP पाथवे, ये वाला वो वाला PPP नहीं है, ये जो पीछे बताया ना आपको, ये वाला PPP नहीं है, ये दूसरा PPP है। इसका नाम है फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे। ये फिनोल्स के अंदर ही चलता है, फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे। ये इसको बोलते हैं कोर पाथवे। क्या बोलते हैं? कोर पाथवे। तो देखो आपने क्या पढ़ा? आपने ट्रपेन्स के अंदर 2 सिंथेसिस पढ़े, 2 पाथवे पढ़े। तो MVA मेवालोनेट वाला है ना, मेवालोनिक एसिड वाला। एक पढ़ा MEP। तो MVA और MEP ये तो दो कहां पे पढ़े आपने? टर्पेन्स के अंदर। और इसके अंदर कौन से पढ़े? फिनोल्स में एक तो पढ़ा आपने सिकिमिक, और दूसरा कौन सा है? PPP। तो दोनों को एक बार ही बोल देते हैं कि सिकिमिक PPP है ना। तो PPP का मतलब क्या है? देखो आपने अभी सबसे पहले और पेप लिया, 4 कार्बन 3 कार्बन 7 कार्बन का इंटरमीडिएट बनाया था ना पीछे अभी सिकिमेट में। अब मैं बना रहा हूँ डायरेक्ट पाथ चला के क्या बना रहा हूँ? समझ आ गया? पूरा डायरेक्ट पाथ चलाया मैंने, यहाँ से दोनों से मिलाकर क्या बनाया मैंने? फिनाइल एल्डिहाइड बनाया। अब ये वाली स्टेप आपको याद रखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाइल एलेनिन से आगे क्या बनता है आपका, इस बात को याद रखना, ट्रांस सिनामिक एसिड। क्या बनता है, ट्रांस सिनामिक एसिड। ट्रांस सिनामिक एसिड बनाने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या है, पाल। क्या नाम है, पाल। फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज, फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज, पाल। तो पाल के द्वारा आप क्या बना सकते हो, फिनाइल एलेनिन से ट्रांस सिनामिक एसिड। क्या बना सकते हो, ट्रांस सिनामिक एसिड। अभी आपको सिस भी लिख सकता है, क्या केवल सिनामिक एसिड भी लिख सकता है। तो आपको क्या रखना है, ट्रांस सिनामिक एसिड बनता है। फिर ट्रांस सिनामिक एसिड से क्या बना सकते हो आप, कोमेरिक एसिड। क्या बना सकते हो, कोमेरिक। पैरा कोमेरिक भी बनता है ना। तो पहले क्या बनेगा, कोमेरिक, फिर क्या बनेगा, पैरा कोमेरिल। अब इस एक स्टेप को आपको याद रखना है, पूरा पाथ याद रहे, ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। पैरा कोमेरिल को एंजाइम है। अभी देखो थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि ऐसा कोई भी एंजाइम है, जैसे नाम आ गया चालकोन सिंथेज। तो पीछे आपने पढ़ा एंथ्रानिलेट सिंथेज, इससे आप समझते हो एंथ्रानिलेट एंजाइम है, एंथ्रानिलेट सिंथेज। इससे क्या बना रहे हो आप, देखो इसमें चालकोन सिंथेज, ये इससे क्या बनवाएगा, पैरा कोमेरिल को एंजाइम से क्या बना रहा है, चालकोन। क्या बना रहा है, चालकोन। एंजाइम आपको याद रखना है, ये दो ही एंजाइम याद रखना बस इस पाथवे में, और कुछ पूरा पाथवे याद नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ भी क्या करना है। चालकोन बना दिया आपने, चालकोन से क्या बनाओगे, फ्लोवोन्स, है ना। उसके बाद में डाइहाइड्रोफ्लेवोनोन्स, उसके बाद में एंथ्रासाइनिन। फ्लेवोनोन्स भी होते हैं, फ्लेवोनोइड्स भी होते हैं ना, फ्लेवोनोन्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये। इस पाथवे के अंदर आपको दो स्टेप याद रखनी है, पूरा पाथवे याद नहीं हो तो। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट प्लस पेप मिलकर क्या बनाते हैं, फिनाइल एलेनिन। और फिनाइल एलेनिन को पाल किस में चेंज कर देता है, ट्रांस सिनामिक एसिड में। पहली स्टेप तो आपको याद रखनी है ये। अब और इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा एंजाइम कौन सा काम करता है, चालकोन सिंथेज। ये चालकोन सिंथेज क्या करता है, पैरा कोमेरिल को एंजाइम से क्या बनाता है, तो ट्रांस ऊपर वाले में आएगा और पैरा नीचे वाले में आएगा। इससे ध्यान, आप ऐसे मत बोल देना कि चालकोन से ये बनाओगे आगे की तरफ बनाओगे, तो ऐसे मत बोलो कि चालकोन सिंथेज से चालकोन से अपन क्या बना रहे हो, फ्लेवोनोन्स बना रहे हो। चालकोन सिंथेज क्या काम करता है, पैरा कोमेरिल को एंजाइम से क्या बनाता है, चालकोन। तो दो एंजाइम याद हो गए क्या आपको। पाल क्या करता है, फिनाइल एलेनिन टू ट्रांस सिनामिक एसिड। और चालकोन सिंथेज क्या करता है, पैरा कोमेरिल, पैरा से क्या बनाता है, ये चालकोन बनाता है। ये पीवीपी पाथवे है आपका, और किस में चलता है, ये फिनोलेक्स में। बात समझ आ गई, दूसरा पाथवे समझ में आ गया आपको, इतना याद रखना है। तीसरा देखो एक और पाथवे है इसका, एमएपी। एमएपी नहीं पढ़ा ना अभी, एमईपी पढ़ा था अपन ने, अब ये है एमईपी। तो एमईपी कहाँ है, टर्पीन्स के अंदर। एमएपी कहाँ है, एल्कलॉइड्स में, सॉरी फिनोलिक्स में। कहाँ पे आएगा, फिनोलिक्स में। और आपका एमवीए कहाँ है, वो भी टर्पीन्स में। तो मेवालोनेट यानी मेवालोनिक वाला, मेवालोनिक एसिड पाथवे। और दूसरा वाला कौन सा था आपका, एमईपी पाथवे, वो तो थे किसमें, टर्पीन्स में। और आपका जो फिनोलिक्स में पहला पाथवे सिकिमिक एसिड का, दूसरा पीपीपी, और तीसरा कौन सा है, एमएपी पाथवे। एमएपी का नाम होता है मेलोनिक, मेवालोनिक और मेलोनिक, है ना। इसमें मेवालोनिक और एल्कलॉइड्स, सॉरी फिनोल्स में मेलोनिक, मेलोनिक एसिड पाथवे। इसको बोलते हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड एसीटेट पाथवे। तो ये नाम तो ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ये तो याद रखना आप, एमएपी। इसमें क्या क्या काम में लेते हैं, इसको याद करने का तरीका बताऊं क्या आपको।
बिल्कुल शॉर्ट तरीका MAP को देखो इधर, एसिटिल को एंजाइम लो, सीधा क्या बनाओ, मेलोनिक, ये वाला बनाओ, और मेलेट्स को क्या बना लो सीधा, फिनोलिक। फिनोलिक तो बनाना पर वो फिनोलिक कंपाउंड तो बनाने हैं, तो डायरेक्ट आ गया। तो फिनोलिक कंपाउंड आप किससे बना सकते हो, मैप पाथवे से। कैसे बनाओगे, एसिटिल को एंजाइम है, एसिटिल को एंजाइम से क्या बनाओगे, मेलोनिक एसिड, और मेलोनिक एसिड से क्या बना लो। ये तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, क्वेश्चन तो उधर से सोल्व हो जाएगा, ये भी पढ़ेंगे। MAP पाथवे के द्वारा अपन को क्या बनता है पता होना चाहिए कि MAP पाथवे के द्वारा अपन क्या बनाते हैं, फिनोलिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिनोलिक कंपाउंड। अब ये नाम अटपटे हैं, देखो क्या नाम है, मेलोनिल कोएंजाइम है। कितनी यूनिट लेनी है इसकी, 3 यूनिट लेनी है। और क्या लेना है आपको, सिनामोइल कोएंजाइम है। सिनामोइल ले लो, या फिर क्या ले लो, पैराकोमेरिक ले लो, या फिर क्या ले लो, पैराकोमेरिल ले लो, है ना, पैराकोमेनाइल कोएंजाइम है। और इससे क्या बना सकते हो आप, नेरेंजेनिन, क्या बना सकते हो, नेरेंजेनिन चालकोन, किसकी हेल्प से, चालकोन सिंथेज की हेल्प से। और स्टिबलिन सिंथेज की क्या बना सकते हो आप, स्टिबलिन, जो आपकी लकड़ी में पाई जाती है, स्टिबलिन। फिर आप नेरेंजिन चालकोन से क्या बना सकते हो, नेरेंजेनिन, है ना, एंजाइम का नाम चालकोन आइसोमरेज, आइसोमर है। और इससे क्या बना सकते हो आप, ये फ्लेवोन्स, फ्लेवोनोस, एंथ्रासाइनिन, जेनिस्टीन और क्यूरेशिन, ये सब के सब क्या है, ये फिनोलिक कंपाउंड ही है। क्या है ये, फिनोलिक कंपाउंड। तो मैंने सीधा बता दिया आपको कि मैप पाथवे के द्वारा क्या बना सकते हो आप, एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम बनाओ, लास्ट में जाकर क्या बना लो आप, फिनोलिक कंपाउंड बना लो। बात समझ में आ गई क्या, ये याद है तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाथवे हो गए इसके। पहला कौन सा, स्टिकिमिक, क्या बनाते हो, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। दूसरा PPP, 2 एंजाइम याद रखने हैं, पाल, पाल क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को ट्रांसिनामिक एसिड के अंदर चेंज करता है। और दूसरा कौन सा था, चालकोन सिंथेज, वो क्या करता है, किसको चेंज करता है, चालकोन में चेंज करता है, किसको, पैरा, क्या, वापस देखो नाम, तभी मैं बोलता हूँ एक बार नाम याद रखना आप, पैराकोमेरिल, इधर भी सिनामिक है, दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ट्रांसिनामिक एसिड और पैराकोमेरिल। अभी यहाँ पर ऐसे दे दे ट्रांसकोमरिल एसिड कोएंजाइम में, तो गलत मत कर देना, सॉरी सही मत कर देना आप, है ना, ट्रांसकोमरिल कोएंजाइम में दे देगा तो सही मत करना आप। यहाँ पे सिर्फ क्या आना चाहिए, ट्रांसिनामिक एसिड ही आना चाहिए, है ना, यहाँ पे एसिड बनेगा। और यहाँ पर पैराकोमेरिल कोएंजाइम में से क्या बनाओगे, चालकोन, हेल्प चालकोन सिंथेज की लेनी पड़ेगी आपको। और ये फिर आपका MAP पाथवे। तो MAP पाथवे के द्वारा क्या बनाते हो आप, MAP पाथवे के द्वारा क्या बनाते हो, फिनोलिक कंपाउंड, क्या बनाते हो, फिनोलिक कंपाउंड। अब ये आपकी कैटेगरी है फिनोल की, और ये कैटेगरी आपको याद रखनी है, ये 4 नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इनके बारे में लिख रखा है, तो इनके बारे में लिखने से पहले आपको ये नाम तो याद पता हो। तो फिनोल में आपकी 4 कैटेगरी है, कौन सी, एक तो देखो अभी नाम सुना है आपने, ये कॉमेरिन, नाम सुना है आपने। दूसरा है लिग्निन, कौन सा है, लिग्निन, ये भी नाम सुना है आपने। फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोन्स वगैरह ये सब किस में आते हैं, फिनोल में। और एक कौन सा है, टेनिन, कौन सा है, टेनिन, लेदर बनाने के काम में आता, नहीं, लेदर बनाने के, लेदर ये काम में आता है। तो 4 आपको नाम रखने हैं, कॉमेरिन, लिग्निन, फ्लेवोनॉइड्स और टेनिन, ये 4 कैटेगरी किसकी हैं, फिनोल की। कौन सी है, ये आप कैसे कैसे याद करोगे बताओ इनको, कॉमेरिन, लिग्निन, फ्लेवोनॉइड्स और टेनिन। अब याद करने का तरीका आप अपने हिसाब देखना है, CFLT, CFL जानते हो ना, CFL जानते हो ना, CFL, तो CFL तो सीधा सीधा हो गया, और T वो लगा देना आप, तो CFLT हो गया। अब और अपने हिसाब से देख लेना आप, है ना। तो 4 कैटेगरी किसकी है, फिनोलिक कंपाउंड की है।
अब इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ना है। तो पहले चार को नाम याद रखो वापस से, कॉमेरिन, लिग्निन, फ्लेवोनोइड्स और टेनिन। अब मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ वो याद करना है इनके बारे में। पहला है कॉमेरिन्स। कौन सा है? कॉमेरिन। इसमें सबसे ज्यादा स्प्रेड, सबसे ज्यादा फैन ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है? स्कोपोलैक्टिन। ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड कॉमेरिन्स होता है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो आपका कॉमेरिन्स होता है वो कौन सा होता है? स्कोपोलैक्टिन। तो कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से आया नहीं है लेकिन आ सकता है ये, कि सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड कॉमेरिन्स कौन सा होता है आपका? तो क्या बताओगे? स्कोपोलैक्टिन। कौन सा होता है? स्कोपोलैक्टिन। अब एक ये है आपका कॉमेरिन से, ये तो अब ये कौन सा हो गया आपका? डाइकोमेरेल। कौन सा है? डाइकोमेरेल। ये क्या काम करता है? ये एंटीकोगुलेंट है। कैसा है ये? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देगा, विटामिन के को ब्लॉक कर देता है जाकर। विटामिन के करवाता है आपका ब्लड क्लॉटिंग करवाने में हेल्प करता है ना, तो ये जाकर इसको क्या कर देगा? ब्लॉक। नाम क्या है? डाइकोमेरोल। एंटीकोगुलेंट, इसका मतलब ये जाकर विटामिन के को क्या कर देगा? ब्लॉक। इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अपन, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ना। डाइकोमेरोल क्या है? एंटीकोगुलेंट है ये। समझ आ गया? विटामिन के को ब्लॉक कर देगा, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। दूसरा कौन सा है? एफ्लाटॉक्सिन। इंपोर्टेंट है ये दोनों, जो स्टार लगाए ना मैंने, ये यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। एफ्लाटॉक्सिन B1, ये माइकोटॉक्सिन है, मतलब फंगस की होगी। समझा क्या बात? माइकोटॉक्सिन फंगस ही तो होता है। ये माइकोटॉक्सिन है और कैसी होती है ये? कैंसर कर सकती है ये। सिंथेसाइज बाई, ये फंगाई के द्वारा क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। नाम है ये, पहले भी सुना है क्या आपने एफ्लाटॉक्सिन का नाम? सुना होगा, पता नहीं है आपको। डाइकोमेरिल एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, विटामिन के को क्या कर देगा? ब्लॉक। एफ्लाटॉक्सिन फंगस से मिलेगी, माइकोटॉक्सिन है और कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर का काम कर सकती है ना। आर इंपोर्टेंट डेरिवेटिव, तो ये आपको 2 नाम याद रखने हैं। किसमें? कॉमेरिन्स में। कौन सा? डाइकोमेरोल एंटीकोगुलेंट, विटामिन के का इनहिबिटर होता है। और एफ्लाटॉक्सिन माइकोटॉक्सिन है, कार्सिनोजेनिक होती है और किसके द्वारा सिंथेसाइज होती है? फंगाई के द्वारा। और ये इसका एक और काम है, केमिकल डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। केमिकल डिफेंस करता है प्रेडेटर के खिलाफ। 2 बातें याद हो गई आपको, ये 2 बातें याद रखने किसमें? कॉमेरिन्स के अंदर। दूसरा क्या है आपका? लिग्निन। कौन सा है? लिग्निन। हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ 3 सिंपल फिनोलिक कंपाउंड। देखो लिग्निन क्या है? ये हाईली ब्रांच पॉलीमर होता है। क्या होता है ये? हाईली ब्रांच, ब्रांच ब्रांच निकली होती है, शाखाएं निकली होती है, ब्रांच पॉलीमर है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? 3 सिंपल फिनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाम क्या है? कॉनिफेरिल, कॉमेरिल और सिनापाइल। क्या नाम है? कॉनिफेरिल, कॉमेरिल, सिनापाइल। यहां से क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। आपको पूछेगा कि जो लिग्निन है इसमें कौन सा वाला आपका फिनोलिक कंपाउंड एल्कोहल नहीं है, तो 3 तो ये आपको देगा और एक चौथा वो डाल देगा ऑप्शन के अंदर। तो आपको ये 3 तो पता होना चाहिए ना। कौन सा है? CCS से स्टार्ट होते हैं ना, कॉनिफेरिल, कॉमेरिल और सिनापाइल। 1-2 बार पढ़ोगे ना आप तो समझ में आ जाएगा। इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? मोनोलिग्नोल्स। क्या बोलते हैं? मोनोलिग्नोल्स। विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनाइलएलनिन। ये कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? फिनाइलएलनिन अमीनो एसिड्स होते हैं। वाया वेरियस सिनामिक एसिड डेरिवेटिव। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सीधा याद रखना है, लिग्निन है वो 3 सिंपल फिनोलिक कंपाउंड के क्या होते हैं? हाईली ब्रांच पॉलीमर होते हैं। नाम क्या है? कॉनिफेरिल, कॉमेरिल और सिनापाइल। देखो ये PYL RYL दिख रहा है ना ये आपको,
तो इससे आप समझ जाना है ना कि थोड़ा सा इस पे फोकस करना है आपको। अब इट इज इंसोल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं ये इंसोल्युबल होते हैं, लिग्निन है वाटर में क्या होते हैं इंसोल्युबल होते हैं। क्या काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, प्रोटेक्टिव फंक्शन इन प्लांट, और क्या करते हैं प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, और क्या करते हैं इनडाइजेस्टेबल टू एनिमल, एनिमल इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इनडाइजेस्टेबल होते हैं एनिमल के लिए। कौन आपके लिग्निन। तो लिग्निन में आपको दो बातें याद रखनी, एक तो ये तीन चीजें, और ये क्या करते हैं इनडाइजेस्टेबल होते हैं किसके लिए एनिमल्स के लिए, और वाटर में कैसे होते हैं इनसोल्युबल। हाँ लेकिन ये नहीं होता है, हाँ ये एक्सेप्शन हो गया। फ्लेवोनॉइड्स, तीसरा कौन सा आपका फ्लेवोनॉइड्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये चार भागों में डिवाइडेड है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए यहां से, नाम क्या है एंथोसाइनिन, ये पिगमेंट है एक प्रकार, क्या है ये पिगमेंट, ये प्लांट के लगभग सभी पार्ट्स के अंदर पाया जाता है, मोस्टली आपको सभी पार्ट्स के अंदर ये एंथोसाइनिन देखने को मिलता है। देखो इसके बारे में क्या लिख रखा है, एंथोसाइनिन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ रेड, पिंक, पर्पल, ब्लू कलर ऑब्जेक्ट इन फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर के अंदर और फ्रूट के अंदर जो कलर होते हैं ना आपके अलग अलग प्रकार के, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है आपका एंथोसाइनिन, और एंथोसाइनिन क्या है आपका फ्लेवोनॉइड्स, और फ्लेवोनॉइड्स क्या है आपका फिनोलिक कंपाउंड है। बात समझाएगी ना, बात समझ आ रही है ना किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो एक तो आपको एंथोसाइनिन कौन सी कैटेगरी में है फ्लेवोनॉइड्स, दूसरा कौन सा है, ये तो आपको सीधे सीधे नाम याद हो जाएंगे ना फ्लेवोनॉइड्स में, फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स। ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं करने वाले, लेकिन इसमें जो आइसो वाला होता है ना आइसो, वो क्या होता है एंटी मलेरियल, मलेरिया के खिलाफ काम करता है कौन आपका आइसोफ्लेविनोइड। तो चार है इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर चार प्रकार के बांट रखे इसने। एक तो एंथोसाइनिन जो क्या होता है फ्रूट के लिए और जो आपके फ्लोर है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं आपके अट्रैक्टेंट। और आइसो वाला कौन सा होता है एंटी मलेरियल होता है, कैसा होता है एंटी मलेरियल। तीन तो याद हो गया आपको। इसमें दो बातें याद रखनी है, कोमेरिन्स के अंदर डाइकोमेरिल विटामिन के को ब्लॉक करता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देगा। एफ्लाटॉक्सिन फंगस से मिलेगा आपको, माइकोटॉक्सिन होता है ना, और कार्सिनोजेनिक नेचर में कैसा होता है ये कार्सिनोजेनिक होता है। फिर दूसरा लिग्निन वाटर में इंसोल्युबल होते हैं ये। दूसरा तीन इसके अंदर क्या होते हैं अल्कोहल कंपाउंड होते हैं, कॉनिफ्रिल कोमेरिल एंड सिनापाइल। इसके बाद में आपको याद रखना है मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्टिव काम करते हैं, और इनडाइजेस्टेबल होते हैं किसके लिए एनिमल के लिए। और फ्लेवोनॉइड्स इसमें चार कैटेगरी बता रखी है, इसने चार एग्जाम्पल बता रखे। एंथोसाइनिन जो फ्रूट के कलर के लिए होता है फ्लेवर का है ना, और फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स, ये तीन तो कैसे होते हैं आपके अट्रैक्टेंट। और आइसो वाला कैसा होता है एंटी मलेरियल होता है। अब चौथा वाला कौन सा है टेनिन। टेनिन मैंने बताया था लेदर का काम आता है, कैसे काम आता है ये लेदर, समझ में ना। अब आपका लेदर कैसा होता है बताओ, ये प्रोटेक्टिव काम करता है ना, या तो ना तो आग में जलता है लेदर आपका, और ना एंटी माइक्रोबियल होता है। कैसा होता है ये एंटी लेदर आपका, कैसा होता है एंटी माइक्रोबियल, और कैसा होता है आपका हीट रेसिस्टेंट होता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है कि नहीं होता लेदर आपका, हीट रेसिस्टेंट भी होता है और वाटर रेसिस्टेंट सब होता है। टेनिन आर जनरली टॉक्सिन, देखो टेनिन जनरली कैसे होते हैं ये, एक बात तो ये टेनिन क्या होते हैं जनरली क्या होते हैं टॉक्सिन दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ग्रोथ। देखो टॉक्सिन है तो क्या करते हैं ये रिड्यूस द ग्रोथ एंड सर्वाइवशिप ऑफ मैनी हर्बीवोर। जो हर्बीवोर होते हैं ना, जो खाने वाले टेनिन्स को, जैसे प्लांट में टेनिन है तो उनको खाने वाले हैं, उनकी ग्रोथ क्या हो सकती है कम हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। एडेड इन देयर डाइट, मतलब ये यदि हर्बीवोर अपनी डाइट के अंदर किसको ऐड कर ले इस टेनिन को, किसको टेनिन को,
तो उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो सकती है, रिड्यूस्ड हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जनरली कैसे होते हैं, टॉक्सिन होते हैं। कैसे होते हैं, टॉक्सिन। और ज्यादातर कहाँ पे मिलेंगे ये ज्यादातर जो कच्चे फल होते हैं ना उनके छिलकों के अंदर पाए जाते हैं। छिलके होते हैं ना कच्चे फल, कच्चे फलों के छिलके के अंदर पाए जाते हैं। कौन? आपके टेनिन। ज्यादातर आपको वहीं पे देखने को मिलते हैं। समझा गया की बात? कच्चे फलों में। आर फीडिंग रिपेलेंट, ये भी कैसे होते हैं, रिपेलेंट की तरह काम करते हैं। मेमल्स जैसे कैटल्स वगैरह होती है ना आपकी, काऊ हो गई, बफेलो वगैरह उनकी बात कर रहे हैं। मेमल्स अवॉइड करते हैं किसको, ऐसे प्लांट को या ऐसे प्लांट के पार्ट को जिनमें आपको क्या मिले, हाई टेनिन का क्या मिले, कंटेंट मिले। तो जिस पार्ट के अंदर ज्यादा टेनिन देखने को मिलता है उन पार्ट को या फिर उस प्लांट को खाने से, उन प्लांट को खाने को क्या करते हैं ये मेमल्स आपके अवॉइड कर देते हैं, इनको नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या मिलता है, टेनिन, जो जनरली कैसा होता है, टॉक्सिन। तो वो क्या कर सकता है, उनकी क्या कर सकता है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, रिड्यूस्ड कर सकता है। बात समझ आ गई क्या आपको? तो ये टेनिन के बारे में। अब एग्जांपल देख लेते हैं फिनोलिक कंपाउंड के। पहला कौन सा है, फ्यूरानोकोमेरिन्स। ये इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोन्स। या इसको क्या बोलते हैं, बेंजोपायर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका फिनोलिक्स कंपाउंड का काम क्या होता है, ये यूवी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में। और मैंने बताया था वापस, सॉरी यूवी बी बता दिया था मैंने शायद। कौन सी होती है, यूवी ए याद रखना है। कौन सा रखना है, यूवी ए। कौन सी नैनोमीटर की है, 320 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक की लाइट को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। और ये कैसे स्टार्टिंग में कैसे होते हैं, नॉन टॉक्सिक। लेकिन जैसे ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो किस में बदल देते हैं, ये टॉक्सिक में। और टॉक्सिक में बदलने के बाद में जो आपके फ्यूरानोकोमेरेंस होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, इंटरकेलेटिंग एजेंट की तरह। और आपको पता है इंटरकेलेटिंग एजेंट क्या होता है, इंटरकेलेटिंग एजेंट क्या करता है, ये डीएनए के अंदर जाकर धस जाता है। और डीएनए के अंदर जाकर धसेगा तो रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए के स्ट्रैंड को खोलना पड़ेगा आपको, तो वो डीएनए के स्ट्रैंड खुलते नहीं है। तो डीएनए के स्ट्रैंड को खोलने के लिए कौन आता है, आपका हेलिकेज। इसका मतलब हेलिकेज काम नहीं कर पाएगा अब, तो रेप्लिकेशन भी ब्लॉक हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक। रिपेयर सिस्टम भी काम नहीं करेगा, क्योंकि किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये इंटरकेलेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। कौन? आपके फ्यूरानोकोमेरेंस। कब करेंगे, जब ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे। इसका तो सिर्फ एक ही काम है फ्यूरानोकोमेरेंस का, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने का। उसके बाद में तो कहानी आपको पता चल जाएगी। दूसरा एग्जांपल क्या है, कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बताया था ना आपको। किसमें रोल होते हैं ये, एलोलोपैथी। अभी बताया था एलोलोपैथी क्या होती है। तीसरा एग्जांपल लिग्निन। अभी बताया है लिग्निन के बारे में, पैथोजन के स्प्रेड को रोकता है और केमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यही तो बताया था। डाइकोमेरिल, अभी बताया था डाइकोमेरिल विटामिन के को ब्लॉक करता है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। किसकी तरह काम करता है, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। अभी आपने एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, जो वार्फेरिन होती है ना, वो क्या होती है आपकी, रोडेंट पॉइजन होती है। कैसे होती है, रोडेंट पॉइजन। और ये सिंथेटिक होती है, पर कैसे होती है, ये सिंथेटिक। समझ में ना, रेड पॉइजन होना, रेड पॉइजन देखना एक बार सर्च करना, रेड पॉइजन। ये क्या है, वार्फेरिन। ये रेड पॉइजन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वार्फेरिन। क्या हुआ, तो रेड पॉइजन भी होती है, ध्यान रखना ना, रोडेंट पॉइजन, वार्फेरिन आपकी। ये भी अभी बता दिया, हाँ वार्फेरिन वही है। ये आपकी, ये पढ़ लिया आपने, एफ्लाटॉक्सिन। बता देना आपको, ये क्या होता है आपका, माइकोटॉक्सिन होता है, फंगस से मिलता है। नाम क्या है, एस्परजिलस फ्लेविस। कहाँ से मिलेगा, एस्परजिलस फ्लेविस से। और नेचर कैसा होता है इसका, मैंने बता दिया था आपको, कार्सिनोजेनिक। और ये पढ़ लिया आपने, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या होता है आपका, पिगमेंट का टाइप है एक प्रकार से, और ये अट्रैक्ट करने का काम करता है पोलिनेटर्स को। वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है, ये तो फालतू की चीजें हो रहा है ना,
स्ट्रेस कंडीशन के दौरान क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और एल्गी के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। आपको दो बातें इसकी याद रखनी है, एंथोसायनिन की पिगमेंट होता है रेड कलर के लिए, पर्पल कलर के लिए, इस पर रेस्पॉन्सिबल होता है ना, और पोलेंडेटर को ट्रेंड करता है। फिर ये दे रखा है आपको एक प्रकार की प्रोटीन डिरिजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डिरिजेंट प्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिग्नेंस बायोसिंथेसिस। जो लिग्नेन बायोसिंथेसिस होता है ना, उस लिग्नेन बायोसिंथेसिस के अंदर कौन सी प्रोटीन काम करती है, आपकी डिरिजेंट प्रोटीन, और इसके पास में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, नो कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट। समझ गए ना, नाम क्या प्रोटीन का, डिरिजेंट। किस में काम करती है ये, लिग्नेंस बायोसिंथेसिस के अंदर काम करती है आपकी। फिर अगला है फ्लेवोन्स और फ्लेवोनोल्स, ये दोनों अपने पढ़ लिए पढ़ने, फ्लेवोन्स और फ्लेवोनोल्स। ये क्या करते हैं, आपके वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये तो करते हैं, अपने को दिखते नहीं है, नॉट विजिबल टू ह्यूमन। सिर्फ किसको देखने को काम करते हैं, किसको दिखते हैं, ये बीज मधुमक्खियों को देखने को काम है ना, मधुमक्खियां देख सकती हैं इस प्रकार की वेवलेंथ को। एब्जॉर्ब यूवीबी रेडिएशन, और किसको, ये तो बता दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, ए बी और बी बी है ना, तो वो वाला तो करता है आपका ए वाला, और ये वाला किसको कर देगा, फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉइड्स बी वाले को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शील्ड पिगमेंट। रक्षा कवच होता है ना बाहर वाला, तो वो वाला है। फिर आपका आइसोफ्लेवोनॉइड्स, ये तो मैंने बताया था अभी आपको, आइसोफ्लेवोन बताया था ना, एंटी मलेरियल एक्टिविटी पाई जाती है इसके पास में, इंपॉर्टेंट है ना। और अगला वाला कौन सा, टेनिन, ये तो बता दिया टॉक्सिन की तरह काम करता है, और फीडिंग रिपेलेंट होता है, दूर भगाने का काम करता है, ये तो पता है। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा वाला, दूसरी वाली क्या हो गई, आपकी क्लास हो गई। पहले अपन ने कौन सी पढ़ी, टर्पेन्स, और दूसरी फिनोलिक कंपाउंड वाली। समझ है कि नहीं है, अब यहाँ तक बताओ, कंफ्यूजन है तो, ये तो फिर आगे चलेंगे।